जन्माष्टमी जब इस साल की गई है, उस दिन मेरे पास मैं अपनी बिजी थी कान्हा जी की पोशाक बनाने में और उनको सजाने में, सब करने में। उनके लिए मैंने झांकी खुद हाथ से बनाई थी। सो मैं बैठी बैठी बहुत अच्छा एक अनुभव हुआ था मुझे। मेरी मदर ने भी वीडियो कॉल में देखा और मेरे बेटा और मेरे बहू ने भी देखा। जब मैं कान्हा जी को रेडी कर दिया तो करीब होगा 11 सवा 11 का टाइम था। 12 बजे हमको पूजा करनी थी उनकी। सो मैंने कुछ मोरपंख ऐसे लगाए थे दोनों साइड में और मैं इतनी खुश थी। मैं हमेशा खुश रहती हूँ जब मैं कभी कान्हा जी के साथ होते, ऐसा कि एक बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ में। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में मैं उनके लिए हे कृष्ण, बस जैसे ही मैंने बोला दिया जल रहा था, फैन सब बंद थे, जितने मोर पंख थे वो आपस में ऐसे से हिलने लगे। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। हमारे लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू यू बीइंग हेयर एंड विल स्टार्ट विद द जर्नी कि टैरो कार्ड रीडिंग की क्या इतिहास क्या रहा है, पहले कहाँ से शुरू हुआ है और आपको क्या लगता है। लाइक बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे अपने अपने व्यूज़ हैं कि ये यहाँ से आया है, वहाँ से आया है। सम ऑफ देम ऑल्सो से कि ये इंडियन है, ठीक है, बट आपका क्या टेक है, हाउ यू सी दिस थिंग कि कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देती हूँ कि मुझे मौका मिला आपसे बात करने के लिए और अपनी अंदर जो मेरे अंदर फीलिंग्स से बातें हैं रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स वो आपसे और व्यूअर्स के साथ में शेयर करने के। बिल्कुल। अगर हम टैरो कार्ड्स का इतिहास जाने तो इसकी अलग अलग हिस्ट्रीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इजिप्ट से आया है, कुछ लोग बिलीव करते हैं यूरोप से, कुछ कहते हैं चाइना से और आजकल कुछ कह रहे हैं इंडिया से। बट जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं बिलीव करती हूँ इट इज़ अ इजिप्शियन आर्ट। इजिप्ट के लोग क्या होते हैं कि आप कभी उनको देखेंगे, दे आर यूजिंग सो मेनी सिम्बॉल्स जो कि कहीं ना कुछ मिस्ट्री लिए हुए होते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, आई बिलीव इन कि टैरो कार्ड्स इजिप्ट से ही उत्पन्न हुए, वहीं से बने हैं। और ये इसलिए है कि जो भी रीडिंग कराता है उनके बारे में क्या मिस्ट्री है, क्या उनकी आने वाला फ्यूचर है, उसको रिवील करने के लिए। ठीक है। अभी आपको क्यों लगता है कि इंडिया में ये चीज़ बहुत इन डिमांड हो गई है? अभी रिसेंट के कुछ सालों में, 5-7 सालों में ये बहुत ज़्यादा एक हाइप पे जा रहा है टैरो कार्ड रीडिंग। बेसिकली पहले शुरू से हम जानते हैं, जैसे हमारा वेद पुराण है और जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी के ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसी में से एक पार्ट है टैरो कार्ड। टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है और पहले के लोगों को ये नहीं मालूम था कि टैरो कार्ड्स क्या होता है। यूजुअली वो लोग जाते थे, कोई भी प्रॉब्लम आती लाइफ के अंदर तो पंडित के पास जाके जन्म पत्र दिखा दी, पामिस्ट के पास जाके अपने हाथ दिखा दिया या किसी फेस रीडर के पास जाके अपना फेस दिखा दिया। उससे रीडिंग करके प्रेडिक्ट जो भी करते उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन देते वो लोग वो मानते थे। बट जैसे जैसे इसका चलन वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे चलन मालूम चला टैरो कार्ड्स का और कुछ टैरो कार्ड्स इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और जैसे उसके रिजल्ट्स आए, टैरो कार्ड की जो प्रेडिक्शंस जो 100% निकले हैं, उससे धीरे धीरे इंडिया में भी अब ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। ठीक है मैम, प्लीज़ कंक्लूड न्यूमरोलॉजी विद टैरो कार्ड रीडिंग। न्यूमरोलॉजी इज अनदर पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर हम देखें तो न्यूमरोलॉजी का एक अलग ही शास्त्र, अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी, और अगर हम इसको कंबाइन करते हैं टैरो कार्ड से या टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में, तो जो क्वारेंट आता है टैरो कार्ड रीडिंग कराने, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो उसकी लाइफ के जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करके इतने मंथ्स में, इतने ईयर्स में आपके साथ ये होने वाला है, वो कनेक्ट करते हैं। सो द न्यूमरोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टैरो कार्ड रीडिंग। मैम, मुझे इसमें एक छोटा सा बाइफिकेशन चाहिए कि क्या क्या होती है टैरो कार्ड रीडिंग, क्या होता है, देन रेकी
क्या होता है, देन पाम रीडिंग, हैंड रीडिंग क्या होता है, फेस रीडिंग क्या होता है, तो इनमें एक छोटा सा डिफरेंस अगर आप स्पॉट कर पाएँ तो। देखिए एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है ये सारे। हम्म, अगर मैं जाऊँ फेस रीडिंग में, तो फेस रीडिंग में जो फेस रीडर होता है आपके फेस को देख के आपको रीड करके बताएगा ओके, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपके जो भी फ्लॉज हैं, जो भी आपके अंदर यूनिक चीज़ें हैं, पर्सनालिटी, जो भी आपके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसको आप अपनी पर्सनालिटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही पामिस्ट्री वही करता है, आपके हाथ की रेखाएं देखता है। ये सभी एस्ट्रोलॉजी के पार्ट है और सभी अपना अपना काम करते हैं। तो जैसे पामिस्ट्री ने आपका हाथ देखा, उसकी रेखाओं से आपको बता देगा कि आपके साथ ये होने वाला है। आपकी भाग्य रेखा, आपकी हार्ट रेखा, आपकी इतनी लाइफ है, आप अब्रॉड जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, आपकी शादी कब होगी, आपके कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं या कौन से ग्रह खराब है, तो ये बताता है। इसी के साथ में रेकी रेकी एक ऐसी पद्धति है जिससे कि सामने वाले को हील किया जाता है। ठीक है, तो कैसे आप रेकी से कोई परेशान है इंसान, अपने बिजनेस के लॉस से परेशान है, रिलेशनशिप के इश्यूज से परेशान है और भी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, तो उनको भी रेकी हीलर उसको हील करता है। अब मैं आती हूँ चौथा जो आपने पूछा है, टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड जो मैं यूज़ करती हूँ, इट इज़ अ डिविनिटी टूल, एक देवी शक्ति का टूल है। और जिसको मैं रीडिंग करती हूँ, सामने वाला क्वारंट जो क्वेश्चन पूछता है उसकी एनर्जी से मैं इसको कनेक्ट करती हूँ। और जब मैं टैरो का रीडिंग करती हूँ तो उसमें मुझे ना तो किसी की जन्मपत्री चाहिए, ना किसी की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना किसी की पाम देखने की ज़रूरत है, ना फेस रीडिंग की ज़रूरत है, ना मुझे इसकी रेकी करनी है, ना ही कोई हीलिंग करनी है। टैरो कार्ड जो मैं रीडिंग करती हूँ वो सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करके आपका कौन सा ग्रह खराब बता देगा, न्यूमोलॉजी ले लेगा, आपको लाइफ में क्या इवेंट्स आने वाले हैं वो बताएगा, करंट सिचुएशन वो बताएगा, और पास्ट का कुछ आपका बैगेज चल रहा है वो भी मुझे बता देगा। ओके, उसको मैं रिलीज़ कराऊंगी, क्योंकि इंसान के अंदर का पास्ट का जब बैगेज रिलीज़ होगा, जब भी तो इंसान हल्का हो के आगे वाले अपकमिंग गुड इवेंट्स के लिए खुशी खुशी जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम पास्ट के इवेंट को लिए रहते हैं, आप बहुत खुशी से काम कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन कर लिया, एक दिन आप खाली बैठे, आपको पुराना कुछ याद आ गया, आपकी एनर्जी भी बिल्कुल डाउन, जीरो, यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जी। आप जो थॉट्स नेगेटिव ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो आपके इमोशंस भी दुखी हो रहे हैं और आप अपना ऑरा भी खराब कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे पहले तो मैं पास्ट बैगेजेस को रिलीज कराती हूँ। सो मैं हीलिंग का भी काम कर रही हूँ विदाउट यूजिंग द रेकी। मैं आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर रही हूँ, आपके आने वाले अपकमिंग इवेंट्स बता रही हूँ, न्यूमोलॉजिस्ट का जो काम होता है वो भी मैं कर रही हूँ, इतने महीने में ये होगा और जो होगा वॉट एवर आई सेड, जो अभी तक मैंने रीडिंग करी है वो ईश्वर के माध्यम से करी है, वो मुझे बताता है। मैं एज अ मीडियम, एज अ माध्यम वो कन्वे करती हूँ उनके मैसेज को, और अभी तक हर किसी की लाइफ में वो इवेंट घटा है। इट इज़ अ ट्रुथ। ओके, सो मैम आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे आपने इस फील्ड में आने का सोचा और आप किस तरीके से हाउ यू डेल्व इनटू दिस टैरो कार्ड रीडिंग। सो आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज 8.5 years old। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही कुछ 6 सेंसेस मिले हैं ईश्वर की तरफ से। और कुछ कहना चाहिए कि कुछ ऐसे पावर्स उन्हें दिए हैं मुझे पैदा होते ही, कि मैं आगे का होने वाली जो इवेंट्स है मैं देख पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ था कि 8.5 साल की एज में मेरे फादर चले जाएंगे। ओके, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो कहने से डरता है चीज़। और 8.5 साल की एज मेरे फादर चले गए थे हमको छोड़ के। दैट वो दिन मेरे लिए 2 जून 1980 मेरे लिए बहुत एक दुखदाई था, मेरे परिवार के लिए। और मुझे नहीं मालूम चला कि कब मैं मेरे फादर को खोने के बाद में स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गई। और लोग ताजुब करेंगे या मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं मेरी बात आगे वाली सुन के, कि मैं उनके जाने के बाद भी उनसे मैं कनेक्ट रहती थी, साइलेंट बट कनेक्टेड। मैं मन ही मन में मेरे फादर से बात करती थी, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं से वो रिप्लाई कर रहे हैं मुझे। तो मुझे खुद ही नहीं मालूम चला कि कब मैं एक आध्यात्म सफ़र पे चल पड़ी हूँ। और लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, जीवन में संघर्ष आए, जिस सभी आम इंसान की आते हैं वैसे मेरे भी आए। मैंने उन हर एक संघर्ष को सहर्ष स्वीकारा है, यूनिवर्स का एक लेसन माना है
जो जीवन में मेरे उतार चढ़ाव आए हैं, और उनको आगे हिम्मत से उनका सामना करते हुए आज मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ने के बाद में धीरे धीरे टैरो कार्ड को मैंने अपना माध्यम बना लिया कि लोगों को जो मैंने संघर्ष जिए हैं, लोगों को संघर्ष तो आएंगे, वो इट इज़ ऑलरेडी डेस्टाइन, लिखा हुआ है यूनिवर्स की डायरी में, पैदा से मृत्यु तक ये चीज़ें झेलनी है। लेकिन हम उस पीड़ा को, उस तकलीफ को कैसे कम कर सकें, वो मैं लोगों को अपने टैरो कार्ड से सिखाती हूँ। सो यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है। मैम, आप मेडिटेट करते हैं? हाँ, मेडिटेशन करती हूँ। क्या इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन की? वेरी गुड क्वेश्चन श्रेष्ठ। मेडिटेशन करती हूँ, उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेडिटेशन हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि अगर एक यूनिवर्स बहुत विशाल है, पावरफुल है, यूनिवर्स का हम कहते हैं कि ब्रह्मा ने यूनिवर्स को बनाया था, हिंदूज़ मानते हैं। बिल्कुल। और यूनिवर्स में वो शक्ति है कि कुछ भी कर सकता है। अब शक्ति कैसे? रिवॉल्विंग अर्थ, घूमती हुई पृथ्वी एक धुरी पे घूम रही है, ब्रह्मांड ने इसको थाम रखा है, ऐसी सन को थाम रखा है, ऐसी अदर प्लैनेट्स को, स्टार्स को, कंस्टलेशंस को, हर चीज़ को थाम रखा है, मिल्की वे, गैलेक्सीज, मेट्रॉइड्स, सभी को थाम रखा है। तो देयर इज सम पावर कि उसने किसी को टकराने नहीं दिया आज तक। गॉट इट? सो उसका जो पावर है, तो हम मानते हैं कि हर एक जीव जंतु, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो हम हो, उन सब में एक अंश यूनिवर्स का है। हम यूनिवर्स से ही पैदा हुए हैं। माध्यम माता पिता है हमारे, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव इन माई डिवाइन यूनिवर्स एंड माई एंजल्स। सो उनका अंश हमारे अंदर है। तो अगर वो इतना पावरफुल है, अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम यूनिवर्स और मदर अर्थ के बीच में, हमारी बॉडी के हम पार्ट्स का हैं। स्पिरिचुअली अगर देखें हमारे पार्ट्स क्या होते हैं, 3 होते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। सो माइंड, बॉडी, सोल हमारे आज के जीवन में, संघर्षमय जीवन में, जहाँ लोग रोटी के लिए भागते हैं, जॉब के लिए भागते हैं, परिवार को संभालने के लिए, अच्छी लग्जरियस लाइफ के लिए भागते हैं, समहाउ हम कहीं ना कहीं वो अलाइनमेंट को तो बना ही नहीं पाते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स आते हैं, हडल्स आते हैं, लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं। सो मेरा मानना है कि यूनिवर्स और मदर अर्थ के बीच में अगर हमारी बॉडी, माइंड बॉडी सोल, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आएगी, एक सीध में आएगी, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक वो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आप में पेशेंस आएगा, आपको आगे की चीज़ों को देखने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए, और जो समस्या है उसको सुझाव, उनके जो सॉल्यूशंस को निकालने के लिए आप में एक शक्ति आएगी। सो ये कहाँ से आएगी? बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप नहीं करोगे तो आप उन चीज़ों को नहीं गेन कर सकते, आप भटकते रहोगे यहाँ वहाँ। सो इन अ नटशेल वी कैन से कि मेडिटेशन एक प्रोसेस है आपको जोड़ने का उस कॉस्मिक पावर से। बिल्कुल। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसमें कुछ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि वाइल डूइंग मेडिटेशन, बहुत सारे गुरु हुए हैं, सब मेडिटेशन सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं उन सब का रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक सफ़र से या यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मेडिटेशन हम करेंगे, आप सभी जानते होंगे, व्यूअर्स भी हमारे जानते होंगे कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। तो बेसिक चक्रा, बेस चक्रा यानी रूट चक्रा, और ये ऊपर क्राउन चक्रा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो मैंने फील किया है, जो मैं महसूस करती हूँ कि वाइल डूइंग मेडिटेशन, वाइल चैंटिंग ओम, या हम मौन रह के मेडिटेशन कर रहे, कोई मंत्र सुन रहे हैं या बोल रहे हैं मन के अंदर, तो जो कॉस्मिक पावर है हमको दिखेगा नहीं, बट वो यहाँ से हमारे पूरे चक्र में जाएगा, अर्थ तक जाके वापस अर्थ से ऊपर आएगा। तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। गॉट इट? और जब ये सर्कुलेशन चलेगा तो हमारे ऑल चक्रास हल्के हल्के हिलेंगे। जब कोई चीज़, अगर आपने 7 बॉल्स को लगा दिया, उसमें से कुछ भेज रहा है साइड में, तो वो बॉल्स हल्की वाइब्रेट करेंगी ना। तो वाइब्रेट करने से क्या होगा कि जो चक्रास है वो हील होंगे। किसी किसी के चक्रास 7 चक्रा ही ब्लॉक रहते हैं,
ना उसको बहुत गरीब है बेचारा, ना कमा रहा है, मेहनत कर रहा है लेकिन वो अर्न नहीं कर पा रहा, अर्न करता था वो छूट जाता है, तो उसकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो जब मेडिटेशन करेंगे आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप राइट प्रोसेस से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर से होती हुई चक्रास को हिलाती हुई जाएगी, वाइब्रेट करती हुई जाएगी मदर अर्थ में। मदर अर्थ कितना बड़ा मैग्नेट है ये, जो हमको खड़ा, अगर आप बिल्कुल भी चलें तो आपको चक्कर आ जाएगा, लेकिन मदर अर्थ ने थाम रखा है। एक घूमती ही पृथ्वी पे हम स्थिर है। आज मैं बैठी हूँ, स्थिर बैठी हूँ। क्यों? घूमती हुई पृथ्वी पे हमारा बैठना असंभव है। एक कॉस्मिक एनर्जी ने थाम रखा है, बैलेंस कर रखा है। तो वो जब हमारे अंदर से जाएगी अर्थ में, अर्थ से वापस आएगी जाएगी, इस तरह से हमारे ऑल चक्रास को हिट करेगी, वाइब्रेट करेगी धीरे धीरे। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस में बिना छोड़े आप प्रैक्टिस करते रहिए। ट्वाइस इन अ डे, वंस इन अ डे मेडिटेशन करिए, तो आपके सारे चक्रास धीरे धीरे वाइब्रेट होंगे और ऑटोमेटिक हील होंगे। अब इसका एग्जांपल आपको देती हूँ। कभी आपने देखा होगा किसी आपके कोई फ्रेंड में कभी ऐसा रहा हो कि पहले तो बोल नहीं पाता था दिल की बात, उसका थॉट चक्र ब्लॉक था, इंटेलिजेंट तो था, बोल नहीं पाता, लेकिन अब सडन उसने अगर मेडिटेशन किया होगा तो आध्यात्मिक सफ़र में आती वो हर चीज़ को खुल के बोल देता है। जब हम खुल के बोलते तो हमको कोई भय नहीं होता है। मैं बात कर रही हूँ खुल के भय बोलने का, हमारे अंदर की बात को दूसरे के सामने बताना, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो ये एक एक चक्कर क्या होता है, वाइब्रेशन के साथ में ओपन हो जाता है, हील हो जाता है। लेकिन हील होना या सातों चक्र एक्टिवेट होना ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर थोड़ा थोड़ा भी एक्टिवेट हुआ, थोड़ा थोड़ा भी आपका हील हुआ, तो आप लाइफ में वो अचीव कर जाएंगे जो आप सोच भी नहीं रहे अभी। क्योंकि आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि यूनिवर्स रेडी है। नम्रता श्रेष्ठ, मैं आप लोग को ये देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व यू, बट हम तो अवेयर ही नहीं है। वी आर नॉट अवेयर। हम अपनी डेली रूटीन में बिजी रहते हैं। सैडनेस होना, किसी पे गुस्सा करना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, गिल्ट, रिग्रेट, ऑल दीज थिंग्स। एक बार यूनिवर्स को तो समझो, उसको, उसका ध्यान करो, उसको भजो। भजो मीन्स मेडिटेशन करो, उससे प्यार तो करो, वो आपको वो चीज़ दे देगा जो आप तो मांग रहे हो, इतना पर उतना दे देगा। ये मैं बिलीव करती हूँ। इट इज़ यूनिवर्स का मिरेकल मेरी लाइफ में बहुत है, बहुत है। मैम अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज़ किसी भी क्लाइंट की एक शॉर्ट स्टोरी हमको बताइए कि वो आए इस तरीके से एंड परेशान थे थोड़ा बहुत, देन हाउ यू हील्ड हिम, हाउ यू डू योर टैरो कार्डिंग थिंग, और उनको क्या इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का उनकी लाइफ पे। ऐसे मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आए हैं। बिल्कुल। और मेरे टैरो रीडिंग, जैसा कहा है मैंने, इट इज़ 100% कॉन्फिडेंशियल। तो अगर मैं क्लाइंट से जब बात करती हूँ ना, तो उनको भरोसा दिलाती हूँ कि उनकी, क्योंकि उसमें उनकी लाइफ की सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं। तो मैं उसको, मेरा एक वचन रहता है कि 100% कॉन्फिडेंशियल, आपकी बातों को किसी को शेयर नहीं करना। बट हाँ, एक मैं कुछ बता सकती हूँ कि अभी इस जन्माष्टमी जब इस साल की गई है, उस दिन मेरे पास, मैं अपनी बिजी थी कान्हा जी की पोशाक बनाने में और उनको सजाने में, सब करने में। उनके लिए मैंने झांकी खुद हाथ से बनाई थी। सो मैं बैठी बैठी, बहुत अच्छा एक अनुभव हुआ था मुझे। मेरी मदर ने भी वीडियो कॉल में देखा और मेरे बेटा और मेरे बहू ने भी देखा। जब मैं कान्हा जी को रेडी कर दिया तो करीब होगा 11, सवा 11 का टाइम था। 12 बजे हमको पूजा करनी थी उनकी। सो मैंने कुछ मोरपंख ऐसे लगाए थे दोनों साइड में, और मैं इतनी खुश थी। मैं हमेशा खुश रहती हूँ जब मैं कभी कान्हा जी के साथ होता है, ऐसा कि एक बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ में। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में मैं उनके लिए हे कृष्ण, बस जैसे ही मैंने बोला, दिया जल रहा था, फैन सब बंद थे, जितने मोरपंख थे वो आपस में ऐसे से हिलने लगे। पहले मुझे लगा कि शायद खिड़की से हवा आ रही होगी। मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर मैंने बोला हे कृष्ण, वापस वो झूमने लगे। मेरी मदर को दिखाया वीडियो कॉल पे जब उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने लाइव देखा है कि मेरे बोलते ही उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है। मोरपंख हिल के कृष्ण जी ने रिप्लाई किया है। वो एक ऐसी अनुभूति थी कि मैं कह नहीं सकती। सो क्लाइंट्स की जो बात आपने पूछी है, मैं वापस वहीं आती हूँ। उसके जस्ट बाद में 11:38 हुए थे, मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे
कि मेरे क्लाइंट जिसने लास्ट ईयर जन्माष्टमी में जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में मेरे से रीडिंग ली थी। ओके। एक साइंटिस्ट है मॉस्को में, हम्म। एक इंजीनियर है और एक डिफेंस में है लेडी। ओके। नाम उनका नहीं बता सकती मैं। हम्म। सो उनका जो लेडी का फ़ोन आया मेरे पास, मैसेज आया कि वी आर कमिंग टू जयपुर टुमारो एंड माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड वांट्स टैरो सेशन फ्रॉम यू। ओके। ही बिलोंग्स फ्रॉम क्रिश्चियन ओके। Christian- क्रिश्चियनिटी। यस। ओके। तो वो चाहता है उसको, एंड ही इज़ नियर अबाउट 55 ईयर्स ओल्ड। ओके। उनको कई क्वेश्चन थे, उनको कहीं से आंसर नहीं मिले थे, तो वो दिल्ली आए थे, तो वो स्पेशली दिल्ली से यहाँ लेके आई मेरे पास। और मैंने 9th जन्माष्टमी के 2 दिन बाद 9th को मैंने उनकी रीडिंग करी है होटल राजमहल पैलेस में, ओके। जो हमारे चोमू हाउस के आगे है। एंड वो इतना खुश था, उनने कुछ क्वेश्चन नहीं बोला, उनने इतना ही बोला कि मैम आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन से अबाउट माई सेल्फ, कि मेरे लिए क्या बताना चाहते हो। मैंने उनका जो ईश्वर के सानिध्य में उनका नाम लिया, जो मैं रिचुअल्स करती हूँ रिचुअल्स किए, और जो मैंने उनका 1.5 घंटे का सेशन लिया, वो बंदा यूनिवर्स पे बिलीव करा, मेडिटेशन सीख के गया है। नो, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और वो जाते जाते मतलब एक वो होता ना एक मैं उनकी जो आँखों में मैंने देखा मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट। सो ऐसी अनुभूति होती है, इसके आगे तो मैं शेयर करना अलाउड भी नहीं है मुझे। ठीक है, हम बिल्कुल समझते हैं। सो लेट्स कमिंग बैक टू टैरो कार्डिंग। जी। तो टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? टैरो कार्ड्स, सो आपने ताश तो खेले होंगे। हाँ। ठीक है, तो ये तो हर तरह से खेलते हैं, हर हाँ। कैसे पर्पज से पत्ते। खेलते हैं, पत्ते। पर टैरो कार्ड इज़ नॉट अ पत्ते। ओके। तो कार्ड्स की तरह ही ये टैरो कार्ड्स भी डिज़ाइंड होते हैं। ओके। कार्ड्स को अलग यूज़ करते हैं। टैरो कार्ड्स मेरी नज़रों में, मेरे व्यू में, दीज आर डिविनिटी टूल्स। ओके। दैवीय शक्तियों से भरपूर है। ओके। इनके अंदर एनर्जीज होती हैं जो कि सामने वाले की ज़िंदगी को मेरे सामने खोल देती हैं। ओके। सो टैरो कार्ड्स होते हैं, जैसे कि एक सिंपल बताती हूँ। हमारी जो शरीर है 5 तत्वों का, 5 महाभूत का बना है, 5 एलिमेंट्स का बना है। मैं ऐसे ही बताती हूँ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। स्काई एलिमेंट ये होता है, मैं 5 एलिमेंट्स का बना है। सबसे ज़्यादा विशाल होता है स्काई एलिमेंट, फिर होता है एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। तो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हर एक इंसान का, किसी भी धर्म का हो, लेकिन शरीर तो इंसान का है ना। तो हिंदुज़्म में मानते हैं हम लोग, हमारे जो शास्त्र बताते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूत का बना है। ऐसे ही टैरो कार्ड्स जो होते हैं, ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन तो किया है किसी फॉरेनर ने, पर ये 5 महाभूतों को ध्यान करके बनाया है। दे ऑल्सो बिलीव कि इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। ओके। तो इसमें 78 टैरो कार्ड में आते हैं 78 कार्ड्स। ओके। 78 कार्ड्स में आते हैं 5 सेक्शन। यहाँ मैं लेती हूँ मेजर सेक्शन। 0 से 21 कार्ड्स जो होते हैं, ये होते हैं आकाश के, स्काई एलिमेंट के। अच्छा। ठीक है। अदर 14 कार्ड्स होते हैं ऑल अदर एलिमेंट्स के, ओके। फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ के। सो जो 0 से 21 है, यानी 22 कार्ड्स ये हो गए, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। जो हमारे यूनिवर्स, जो हमारे भाग्य विधाता ने, जो हमारे ईश्वर ने हमारे लिए लिखा है, वो घट के ही रहेगा। ना आप, ना मैं, ना कोई और शक्ति इसकी चीज़ को हटा सकती है। इसका एलिमेंट यानी आई बिलीव कि यूनिवर्स की डायरी में, इतनी बड़ी डायरी है, हर एक जीव जंतु का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबका एक वो लिखा हुआ है इसके अंदर। इतने पल इसको जिंदा रहना है, इसके पल ये काम करना है। तो ये स्काई यानी यूनिवर्स की डायरी में है। 22 कार्ड बताते हैं आपके जीवन की हैपनिंग्स को, ठीक है, कि आपके जीवन में क्या क्या घटने वाला है। और उसके बाद में जो अदर 14 कार्ड्स हैं, ये है हमारे अदर 4 एलिमेंट्स के। इनसे निकालते हैं हम कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये पीड़ा को कम करो। ख़त्म तो नहीं करना है, दुख आना है तो आएगा, लेकिन उसकी पीड़ा को आप कम कर सकते हो, उसको इजीली उससे ओवरकम हो सकते हो। कई बार ऐसा भी देखा मैंने,
लॉस तो होने वाला, लेकिन उसने मेरी रेमेडी किसी क्लाइंट ने की है, ऐसा हुआ है मेरे साथ में, उनको लॉस भी नहीं हुआ है। ओके। तो हम जो हमारा टैरो कार्ड से जो रीडिंग है ये कर्म प्रधान होती है। अच्छा। कर्म जो करोगे वही रिटर्न मिलेगा। सो ये कलेक्टिवली सारे हो गए 78 कार्ड्स, और यही आपके जो मेरे क्वारंट होते हैं उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। ओके। तो किस किस तरीके के इंसाइट्स, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हो? मेरे टैरो कार्ड सेशन के दौरान, जैसे कि सपोज आप ही मेरे पास रीडिंग कराने आए हो, बिल्कुल। मैं आपसे कभी मिली नहीं लाइफ में, आपका केवल नाम जाना, मैं बैठी, मैंने अपनी स्टार्टिंग करी, आई विल डू सम रिचुअल्स, वो मैं बता नहीं सकती, वो मेरे खुद के हैं, सम चैंटिंग, सम रिकॉल्स करती हूँ मैं। उसके बाद में आपसे बोलती हूँ कि आप भी अपने जिस ईश्वर को, जिस इष्ट को मानते हैं, उससे प्रार्थना कीजिए कि आपका वो मार्गदर्शन करें, आपके जीवन को सही राह दिखलाएं। ओके। ठीक है। फिर मैं कनेक्ट करती हूँ आपकी एनर्जी को और मेरी एनर्जी को विद दिस टैरो कार्ड्स। ओके। दैट इज़ माई वर्क। देन आई विल शफल द कार्ड्स, और कार्ड्स निकलते हैं, आई विल अरेंज द कार्ड्स, दैट इज़ माई प्रोसेस। मैं हर एक पद्धति को नहीं अपनाती कि ऐसे लाइन से कार्ड लगाओ ये करो, नो। एक सिंपल है कि लेट, आई विल नॉट पिक अप द कार्ड्स फॉर यू, लेट योर एनर्जीज, योर द डिवाइन एनर्जीज पिक द कार्ड्स फॉर यू। ओके। उनको अरेंज करती हूँ, फिर उसमें से इंसाइट्स ये निकलते हैं। आपके आने वाले अपकमिंग इवेंट में आपका सन टाइम आने वाला है तो बताती हूँ। ओके। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून यानी आपका भाग्य होता है ना, हमारा भाग्य साथ नहीं देता, हम खूब काम करते हैं और कोई काम नहीं करता उसका भाग्य साथ देता है, होता है हमारी लाइफ में, आसपास देखते हैं। सो आपका भाग्य कब आपका साथ देने वाला है, आपकी लाइफ में क्या वार्निंग्स है, वार्निंग्स मतलब कहाँ आपको धोखा मिलने वाला है, बी अवेयर, कहाँ आप गलत कर्म कर रहे हो वो भी बताती हूँ मैं आपको, डोंट डू दिस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इंसाइट्स हैं जो कि एक सेंटेंस में बताना बहुत कम होगा। आप थोड़ा सा कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके की प्रिपरेशन आप करते हैं व्हेन यू अबाउट टू स्टार्ट अ रीडिंग? सो रीडिंग जैसे करने से सपोज ऑलरेडी मेरे पास अपॉइंटमेंट्स बुक रहते हैं, मेरे ऑफिस में भी आते हैं, या मेरे जो आउट ऑफ जयपुर के जो क्लाइंट्स हैं, इंडिया या ग्लोबली जो क्लाइंट्स हैं, तो उनकी जो टाइमिंग्स के पहले आई विल डू मेडिटेशन, ओके। आई विल कॉल माई गुरु ओके। और माई फादर। आई बिलीव दैट माई फादर्स सोल इज ऑल्सो नियर मी, उनकी एनर्जी आई कैन फील। और यूनिवर्स, माई एंजल्स, आई बिलीव इन यूनिवर्स एंड एंजल्स, तो मेरे फादर, मेरे गुरु और जो भी कोई मेरे साथ है, दे आर एंजल्स। सो उनसे प्रार्थना करती हूँ मैं कि जो भी मैं कहूँ गलत ना हो, मेरे हाथ से या मेरे मुंह से कुछ किसी का गलत ना हो कभी, और जो आप दोगे बस वही मैं आगे दूंगी। सो दैट ये मेरी प्रिपरेशन रहती है। और टैरो सेशन के दौरान जो मुझे मालूम चला क्वारंट के बारे में वही बताती हूँ, ना -1 ना +1। अगर कभी कभी एक बार ऐसा हुआ मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो मैंने कहा इसका आंसर मैं आज नहीं दे सकती, इतने दिन बाद आपको दूंगी। ओके। सो ये ऐसा होता है कि आप भी रुक जाते हैं कभी, आपको भी जवाब नहीं मिलते हैं? ऐसा एक बार हुआ है मुझे। अच्छा। जब सामने वाला झूठ बोल रहा था। अच्छा। सो उन्होंने अपना को आपको बिजनेसमैन बताया था, बट वो किसी और फील्ड से बिलोंग करता था। अच्छा। और उस फील्ड वालों की मैं रीडिंग कभी नहीं करती हूँ। ओके। क्योंकि जब मैं सामने वाले की एनर्जी से अपनी कॉर्ड को कनेक्ट करती हूँ, ओके। तो उनकी एनर्जी, व्हाट दे आर थिंकिंग, मुझे मालूम चलता है। अगर उनका हेडेक हुआ तो मुझे हेडेक सडन होने लगता है। अगर वो डाउट में आ गए तो मुझे मालूम चलता है कि मेरे कार्ड ब्लॉक होते हैं, डाउट में आ गए। अच्छा। सो मैं उनको फिर एक बार ऐसा हुआ था, मैंने कहा सर सॉरी, मैं आपकी रीडिंग अभी नहीं कर सकती हूँ, यू आर सेइंग लाई, यू आर लायर, बोल दिया मैंने क्लियर, माफ़ी चाहती हूँ वो शब्द बोलने के लिए सर, और मैं आपकी रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा क्यों, मैं रीज़न बताया उनको। ही एग्रीड। आफ्टर 25 days ही केम फ्रॉम मुंबई अगेन, एंड उन्होंने टैरो सेशन लिया मुझसे। नाउ ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सो नथिंग इज हिडन फ्रॉम माई आइज और माई यूनिवर्स आइज, आई बिलीव इन दैट। टैरो कार्ड रीडिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जी। आपका क्या तरीका है जो आपके बिजनेस को नवी 369 बनाता है? वट यूनिक थिंग यू हैव इनटू दिस?
सो यूनिक तो यही है कि नंबर 1 सच, ओके बिल्कुल भी सच से इधर आगे पीछे कुछ नहीं है. व्हाट आई एम सर्विंग दैट इज़ द ट्रुथ. टैरो सेशन से जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि मैं कार्ड्स को निकालती नहीं हूँ. ना मैं सामने वाले क्वारंट से कहती हूँ कि कार्ड्स निकालो, नो. मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, चैंटिंग चलती है सामने वाले का नाम लेके, उसके बारे में, उसकी लाइफ के लिए जो मैं बोलती हूँ मेरे मन के अंदर बोलती हूँ. और हर एक शब्द के बाद, सेंटेंस के बाद मैं ईश्वर का ग्रेटफुल और थैंकफुल जरूर होती हूँ. आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद, क्योंकि वो मुझे कई चीज़ें देता है. जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे सामने वाले क्वारंट की और मेरे बीच में एक कहते हैं ट्रांसलूसेंट, एक प्लास्टिक की थैली होती है ट्रांसपेरेंट सी, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट एक पर्दा दिखता है मुझे इस आंखों में. अभी नहीं दिख रहा, बट जब मैं रीडिंग करती हूँ पर्दा दिखता है. उस क्वारंट की, उस इंसान की इवेंट्स मुझे दिखते हैं, झलकियाँ दिखती हैं. ओके सो टैरो कार्ड तो कर ही रही हूँ, साथ में मेरे पास एक एक्स्ट्रा पावर भी है जो ईश्वर ने पता नहीं कैसे दे दिया मुझे. आज मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक फिल्म चलती है और मैं उनको बोलती चाहती हूँ, और दैट इज़ अ ट्रुथ. ओके और आई बिलीव कि एनर्जीज वो चीज़ दिखाती है मुझे. ओके सो दिस मेक्स यूनिक फ्रॉम अदर टैरो रीडर्स. तो ऐसा क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो आप करते हैं और दूसरे टैरो कार्ड रीडर्स नहीं करते हैं? जैसे कुछ भी, मतलब आप जो यूनिक चीज़ करते हैं, ऑब्वियसली आपने ये जो बताया कि आपकी आंखों के सामने उनकी झलकियाँ होती हैं, आप जी. देख सकते हैं उनको, अच्छे से परख सकते हैं, जी. वो आपको पावर है, ठीक है. जी. उसके बाद आप जैसे बता रहे हैं उनको, कोई चीज़ें बता रहे हैं, इवेंट्स बता रहे हैं, जी. सम टाइम दे डिनाई कि जी. नहीं हुआ, देन यू से कि नहीं होगा. 100% होता है. तो मैं अपने आप को कंपेयर तो नहीं करूँगी. ऑल टैरो कार्ड आर रीडर्स आर डूइंग देयर वर्क. या हाँ, एक यूनिकनेस है मेरे अंदर कि मैंने, दिस इज़ माई 11th ईयर ओके टैरो कार्ड रीडिंग में सेशंस लेते हुए. एक यूनिकनेस है मेरे अंदर कि मैंने टैरो कार्ड सेशन जब स्टार्ट किया था उस समय सीखा नहीं था मैंने कभी. ओके सो जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ मैं कि मैं प्रेडिक्शन करती थी, मुझे आने वाला दिख जाता था. सो ऐसे ही एक किस्सा इससे जोड़ के बता रही थी, इसके आगे कंटिन्यू बिल्कुल. करूँगी कि मेरा जो मदर का होम है मध्य प्रदेश में है. मेरे ब्रदर और भाभी के वहाँ पे बच्चा नहीं हुआ था. सो या तो मेरे फादर ने विजन दिया, जो भी कुछ दिया है, आई सॉ .5 AM आई सॉ अ ड्रीम कि मैंने एक बच्चा देखा, बहुत प्यारा सा बच्चा, लड़का, मेरी भाभी की गोद में, बट वो उनका पैदा हुआ नहीं था. अच्छा. तो ये सवा साल पहले मुझे दिख गया. आई शेयर दिस इन्फो विथ माई पेरेंट्स, मदर, ब्रदर, सबके साथ में. ओके और ऐसी कोई गुड न्यूज़ भी नहीं थी, लेकिन बराबर सवा साल बाद उन्होंने अडॉप्ट किया बच्चा. जब मैंने उस बच्चे को देखा तो आई शॉक्ड कि इसको मैंने सवा साल पहले ही देख लिया था. दैट इज़ अ यूनिकनेस. ओके सो ये चीज़ें अदर टैरो कार्ड से मुझे अलग करती हैं. और टैरो कार्ड जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ऐसी किसी को बैठे हुए टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए देख रही थी. तो वो जो लेडी शेयर कर रही थी ना इन्फॉर्मेशन, मुझे पता भी नहीं था कि टैरो कार्ड्स हैं ये. आज से 10-11 साल पहले की बात है. मैं देख रही थी कि सब झूठ बोल रही है ये. एक आध बात सच निकली, बाकी सब झूठ बोल रही है. ओके फिर मैंने बोला कि व्हाट इज़ दिस. उन्होंने कहा टैरो कार्ड्स हैं. उनका जो प्राउड दिखा, तो एज अ टैरो कार्ड रीडर हमेशा हम्बल होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए. फिर मैंने कहा, जब मेरे को देखते ही इसके बारे में मालूम चल गया, बंदे के बारे में कि ये है, इसकी लाइफ है, तब मैंने फिर स्टार्ट किया. और ना वो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ. सो ये दूसरों से मुझे यूनिक बनाती, अलग करती है. मैम, टैरो कार्ड रीडिंग इंडियन नहीं है, राइट? तो बहुत सारे क्लाइंट्स के दिमाग में ऑब्वियसली मिसकंसेप्शंस होते होंगे, मिथ्स होती होंगी. Yes, किस होते तरीके हैं. की मिथ होती हैं मैम? सबसे पहले तो ये है कि कोई कहता है टैरो कार्ड ही करा लो. अरे टैरो कार्ड तो कभी नाम सुना ही, क्या है ये? हाँ. कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी, कोई कार्ड्स. अब लोग डरते हैं. डरते क्यों? कि हमारे बारे में कुछ छुपा हुआ चीज़ आ जाएगा. ठीक है. और पहला ये तो डाउट रहता है कि डर, फियर रहता है उनको. दूसरा, उनको डाउट रहता है कि विश्वास करे कि नहीं करे. और भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उनको. लेकिन मैं व्यूअर्स को और आपको यही कहना चाहूँगी
कि अगर जो भी रीडिंग कर रहा है, मेरी तरह और भी टैरो कार्ड रीडर्स होंगे जो ऑनेस्टली ट्रुथ के साथ रीडिंग करते हैं और सच्चाई डिलीवर करते हैं, तो उनसे ज़रूर मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं या आपका रिलेशनशिप इशू चल रहा है या कुछ। अगर आपको अपने बारे में भी और जानना है, अपना इनर विज़न को और क्लैरिफाई करना है, टैरो रीडर से ज़िंदगी में एक बार तो मिलना ही चाहिए। वो आपको क्या पता आपकी लाइफ को और बदल दे, आपको और सफलता की तरफ ले जाए। सो मेरा तो यही व्यूअर्स से भी कहना है। लोग हिचकिचाते हैं जब आपके पास आते हैं जी। क्वेश्चंस पूछने से, जी बताने से चीज़ों जी। को, हाउ यू एड्रेस देम, कैसे आप उनको हैंडल करते देखिए, हो? वेरी गुड क्वेश्चन। मोस्टली मेल भी आते हैं, फीमेल से भी आते हैं। फीमेल तो फीमेल के सामने एकदम क्या ओपन रहती हैं, खुल के बोल लेती हैं, बट कई बार क्या होता है मेल्स नहीं बोल पाते। मैं जान जाती हूँ कि क्या इनके साथ चल रहा है। एक दो केस ऐसे हुए हैं कि वो बंदा आए कि रीडिंग तो करानी है पर क्वेश्चन नहीं है, आप बताओ। सॉरी। तो मैं उनसे एनर्जी कनेक्ट करती हूँ, उनकी करंट सिचुएशन बताती हूँ, ये चल रही है ये। देन वो धीरे धीरे जवाब देना शुरू करते हैं और आधा सेशन भी नहीं हो पाता कि वो इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि दे फील कंफर्टेबल विथ मी कि मैम आपने जो ऐसे कई किस्से हुए हैं कि उन लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो मुझे मालूम है मेरी लाइफ के बारे में, ये मेरे पेरेंट्स को मालूम है, और जो केवल मुझे ही मालूम है वो मैम ने एक्यूरेट बता दिया है। तो ऐसे उनकी हिचक दूर हो जाती है और दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ मी, और उनको विश्वास रहता है कि आई विल नॉट उनकी जो बातें हैं किसी के सामने कभी You नहीं won't disclose them. नो, दैट इज 100% कॉन्फिडेंशियल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। Okay. कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके क्लाइंट्स के होते हैं आपसे। मोस्टली क्वेश्चन होता है कि लाइफ में पैसा कमाना है। सबका मेन क्वेश्चन है पैसा कमाना है, ये लव लाइफ में तकलीफ है, हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं है, या प्यार था तो अब टूट चुका है, कम हो गया है, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। और या अपने रिगार्डिंग अपने बच्चों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में रहता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं करोड़पति कब बन जाऊंगा? तो मैं तो यही कहना भाई कि मुझे इतना बड़ा रिच पर्सन मैं नहीं बना सकती, मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। इफ़ यू डू विल कर्मास, आपके कर्म करेंगे जो बताऊंगी, जो रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज देती हूँ, तो उनके क्वेश्चंस के उनको आंसर देती हूँ। उसके बाद में वो करेंगे तो दे विल अचीव देयर गोल्स। सो ऐसे जनरल कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। और जब कोई क्वारंट आता है, मेरी फीस थोड़ी सी हाई है, अदर टैरो कार्ड रीडर्स से मेरी फीस थोड़ी हाई है। सो इसलिए हाई है कि मैं एक ही बार सेशन लेती हूँ एक इंसान का, पूरे जीवन में दोबारा सेशन में उसको लेने के लिए बुलाऊंगी ही नहीं। आई कैन सी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैम, पर बताना उतना ही जितना मुझे अलाउ रहता है। सो दोबारा मैं सेशन के लिए कभी कॉल नहीं करती हूँ, ना उनको आना है। और यस, ज़िंदगी भर कभी भी ज़िंदगी में एक सेशन लेने के बाद में मुझसे वो कभी भी रेमेडीज़ के लिए या कभी भी मुझसे आके मिल सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। सो ये इस तरह से मैं डिलीवर करती हूँ। नाइस। कभी रीडिंग करते हुए आपको डाउट आया है, या जो क्वारंट हैं आप उनको डाउट आया है कि यार मैंने पहले भी रीडिंग कराई थी और दे सेड समथिंग डिफरेंट, आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा अलग है? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मुझे डाउट कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है ईश्वर पे। मैं खुद पे ट्रस्ट करती हूँ, उसके पहले ईश्वर पे, फिर मुझ पे ट्रस्ट है मुझे। कई बार जो क्वारंट आते हैं, बैठते हैं, वो ऑलरेडी 2-3 टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग करा के आ जाते हैं। कोई होता ना मॉल्स में चल रहे हैं तो बैठे 100 रुपये दिए, उन्हें क्वेश्चन पूछा, मिल गया। अब उनने ऐसा दिमाग में उनके डाल दिया कि बेचारा जो लाइफ जी रहा था, मेरे पास आ चुके हैं ऐसे लोग कि जो नॉर्मल जीवन जी रहा था वो दुखी हो गया, उसको लॉसेस आने लग गए। फिर वो उसका एक तो पहली चीज़ टैरो कार्ड रीडर से विश्वास हट गया। अगर कोई टैरो कार्ड रीडर है, मैं बिलीव करती हूँ इफ अ टैरो कार्ड रीडर इज अ ट्रुथ के साथ में रीडिंग कर रहा है, सो ही और शी नेवर डिस्टर्ब द क्वारंट्स फीलिंग्स। एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं कभी किसी की फीलिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैंने बताया उनके बारे में तो उनका सॉल्यूशन भी दूंगी। ये नहीं कि आपके साथ लॉस होने वाला, आपका ये होने वाला, आपका ये होने वाला है, सो ठीक है थैंक यू सर, हो गया आपने रीडिंग। नो, मैं जो बताती हूँ उसका सॉल्यूशन, रेमेडीज भी देती हूँ, क्योंकि वो विचलित हो गया बेचारा।
आय का अगर आपने लॉस बता दिया, छोड़ दिया उसको, वो तो वैसे लॉस से मर जाएगा सोच सोच के इंसान, नॉर्मल जीवन ही नहीं जी पाएगा। तो इट्स माई ड्यूटी, इट्स एवरी टैरो कार्ड रीडर्स ड्यूटी कि डोंट डिस्टर्ब द क्वारेंट्स फीलिंग। वंस यू आपने उनकी फीलिंग्स को बताया, उनकी लाइफ के बारे में बताया, तो प्रॉपरली उसको बिना स्वार्थ के रेमेडीज सॉल्यूशंस दीजिए। सो रेमेडीज, सॉल्यूशन और मेडिटेशन टैरो सेशन लेने वाले को मैं फ्री में देती हूँ, देयर इज़ नो चार्जेस। ये मैं सेवा के रूप में देती हूँ, ताकि ईश्वर मुझे और शक्ति देगा और मैं आगे और काम करूँगी। इसमें कोई परसेंटेज होती है, एक्यूरेसी परसेंटेज? देखिए अभी तक जो हुआ है, जितने रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं, इट विल टेक टाइम। रीडिंग लेने के तुरंत बाद कुछ नहीं होना। आप कर्म नहीं करेंगे, रेमेडीज नहीं करेंगे, तो आपको कोई वो ऐसे चलता रहेगा। क्लियर बात है ये। लेकिन रीडिंग लेने के बाद में आपने अगर कर्म किया, कम से कम 30-31 डेज तो करना ही करना है। फिर आप जब हैबिचुअल हो जाएंगे, साथ में मेडिटेशन भी करना है, इसके साथ में आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है स्मूथ चलने लग जाएगी। आपका लाइफ का डाउनफॉल नहीं आएगा, लॉसेस नहीं आएंगे। सुना होगा कि बिल्डर है, बहुत हाई चला गया और एकदम लॉस लग गए, बैंकरप्ट हो गया और नीचे आ गया। एम आई राइट? होता है। ऐसे लॉसेस कभी आएंगे ही नहीं आपके जीवन, क्योंकि आपके अंदर संतुलन आ जाएगा। मेडिटेशन से आपके अंदर इंसाइट, आपका जो विजन है वो खुलेगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, तो लॉसेस नहीं आएंगे। सो यही मैं इसमें सिखाती हूँ। ओके, हम आपसे जुड़ने का, आपकी कंसल्टेशन चार्जेस और लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? कॉन्टैक्ट नंबर, थ्रू व्हाट्सएप और हाउ? अभी तो देखिए आज तक का जो मेरा सफ़र है इतने सालों का, ये व्हाट्सएप मैं अपना जो डालती हूँ, टाइमली डेली नहीं, कभी कभी डालती हूँ व्हाट्सएप पे। तो ग्रुप सारे जितने मेरे क्वारंटाइन से सब जुड़े हुए हैं मेरे से, तो उनके थ्रू मिलता है मुझे। और या फिर माउथ पब्लिसिटी, सपोज मैंने किसी को हील किया, उसकी लाइफ स्मूथ, तो कोई उसका घर का परिवार का सदस्य, फैमिली फ्रेंड, या कोई जो कॉलीग है इसका, या कोई बिजनेस पार्टनर है, उसको भी कोई डील ऐसी हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तो वो मेरा नाम सजेस्ट करेगा। तो अभी तक मैंने ऐसा कोई सोर्स कांटेक्ट का नहीं किया है, बस माउथ पब्लिसिटी से और थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर ही मेरे पास लोग आते हैं। आपकी बातों में यू मेंशन यूनिवर्सल पावर, आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स पे, उनकी पावर्स पे? पागलपन की हद तक बिलीव करती हूँ। बिल्कुल। तो हाउ यू एनकाउंटर्ड दिस कि एक यूनिवर्स है, उसकी पावर है और आप उस पर बिलीव करते हैं, राइट? तो आपने कैसे कनेक्ट किया उससे खुद को? यूनिवर्स से मैंने कनेक्ट किया जब मैंने पापा को अपने खोया था। सो मैं पापा के दुख में इतना दुखी थी कि उनको कभी भूल ही नहीं पाई एक पल, आज भी नहीं भूल पाई। आज भी उनको जब याद करती हूँ तो मेरा अंदर से मन भर जाता है कि बहुत छोटी मेमोरीज है मेरे फादर की मेरे साथ। उनके जाने के बाद मेरी मदर ने हमारा ध्यान रखा, हमको अच्छी एजुकेशन दिलाई। मदर की भी बहुत ग्रेटफुल, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। लेकिन उनके जाने के बाद में कहीं ना कहीं मैं आध्यात्मिकता की तरफ मेरा रुझान हो गया था, और मैं मेरे फादर को याद करते हुए कई बार ओपन में स्काई को देखती थी, स्काई से बातें करती थी मैं। वो कनेक्शन मेरा बचपन से बना, और उस कनेक्शन से इतनी ज़्यादा मुझे पावर और स्ट्रेंथ मिली है कि मैं शब्दों में तो उसको बता ही नहीं सकती हूँ। सो मुझे जो भी मैं सोचती थी, बोलती थी, वो चीज़ हो जाती थी। मेरे लिए नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे, मैंने आज तक नहीं मांगा। मैंने दूसरों के लिए मांगा है, ये सच है मेरे लिए। कभी किसी तकलीफ़ को देखती हूँ, किसी को तकलीफ़ में देखा, किसी इंसान को, उसका दर्द मैं महसूस करती हूँ। वही मेरे हाथ ऐसे उठते हैं कि इसकी तकलीफ़ कम करो और ऐसे इसको तकलीफ़ मतलब ठीक कर दो। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों से, जानवरों से कनेक्ट कर पाती हूँ। सो यूनिवर्स की तरफ मेरा रुझान वहाँ से बढ़ा। फिर धीरे धीरे मैं साइंस फील्ड से बिलोंग करती हूँ। आई एम MSc इन जूलॉजी एंड B.Ed, और मैंने 18-19 साल 6 to 8 बच्चों को जनरल साइंस पढ़ाया है। 9th और 10th को मैंने बायोलॉजी और 9th को केमिस्ट्री पढ़ाया है। सो साइंस भी जानती हूँ मैं। साइंस में हम यूनिवर्स पढ़ते ही हैं। कुछ हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स में लॉज भी आते हैं जो हमको यूनिवर्स के प्रति क्लैरिटी देते हैं। गॉट इट? सो वहाँ से मेरा कनेक्शन जुड़ा। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि यूनिवर्स के रचयिता है, इन्होंने
यूनिवर्स को बनाया था। तो इतना पावरफुल है यूनिवर्स। और दूसरी साइड में देखती हूँ लॉर्ड शिवा के बारे में। लॉर्ड शिवा और यूनिवर्स एक ही है। ओके। दोनों एक ही है। अगर हम साइंटिफिक तरीके से सोचें, उस तरफ जाए, तो साइंटिस्ट ने अभी प्रूव कर दिया है इस बात को कि यूनिवर्स के अंदर ही एक अंदर से ही वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक साउंड क्रिएट होता है। वो साउंड होता है जो हम मेडिटेशन में सिखाते हैं, ओम का साउंड। दैट इज़ नॉट ओ एम, ओम, AUM, इट इज़ ओम। ओके। तो यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए मैंने ओम का उच्चारण किया। और अभी मैं ईश्वर की कृपा से उस जगह पे आ चुकी हूँ कि अगर मैं थक रही हूँ ना, तो 5 मिनट के लिए अगर आँख बंद करके कनेक्ट किया उससे, तो मैं वापस एनर्जाइज हो जाऊँगी अगले 8-10 घंटे काम करने के लिए। ओके। सो यहाँ मैं यूनिवर्स से बहुत ही, एक कहते हैं ना कि पागलपन की हद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उनको मैं अपने मतलब फादर ही मानती हूँ, क्योंकि हम सभी के फादर वही हैं। सो इस तरह से मेरा ट्रस्ट, मेरा फेथ, मेरा विश्वास, मेरा प्यार यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। मैनिफेस्टेशन पे आप बिलीव करते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा। तो आप बिकॉज एक रिकग्नाइज हीलर रहे हैं, आई रिकग्नाइज टैरो कार्ड रीडर रहे हैं जी। इंटरनेशनली, मैं ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि लोगों को शायद अभी मैनिफेस्ट करना ही नहीं आता, तो हाउ कैन पीपल मैनिफेस्ट? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट एक अहम क्वेश्चन लिया है। लोग क्या करते हैं, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, आजकल तो डिजिटल मीडिया है, देख लिया कि डू दिस यू विल गेट दिस, डू दिस, आप ये लिखो आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। होता है, मिलता है, लेकिन कब, वो ये नहीं जानते। तो इसके पहले वापस मैं यूनिवर्सल मेडिटेशन पे आती हूँ। व्हेन यू विल डू मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करते करते यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। जब कनेक्ट होंगे तो आपका क्या होगा, अलाइनमेंट होगा। ओके। आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइंड होगा। ओके। जब वो अलाइन हो जाएगा, फिर आप जो मैनिफेस्ट करोगे, इट विल 100% वर्क्स फॉर यू। जो आपने लिखा है वो वर्क करेगा। अब कैसे अलाइंड होगा, ये क्यों ज़रूरी है अलाइनमेंट होना? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं ना, अभी तो हम, सपोज मेरे को किसी ने कह दिया आपको करना है, तो ठीक है, मैं लिखने बैठ गई। माइंड में तो मेरा कुछ चल रहा है, घर में आज मुझे ये खाना बनाना है, मुझे वो मीटिंग ज्वाइन करनी है, वहाँ टैरो सेशन करना है। मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ। माइंड में मेरे कुछ और चल रहा है, मैं लिख रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। समझिए आप मेरी बात? तो माइंड में तो कुछ और चल रहा है, मेरी माइंड, बॉडी, सोल तो हिली हुई है, अलाइंड ही नहीं है। तो मैं कितनी कॉपीज भर दूंगी, कितना चैंटिंग कर दूंगी, कितनी पर्ची बना दूंगी, कितने रिचुअल कर दूंगी, कितने लेटर्स भेज दूंगी यूनिवर्स को, That won't work. they do not work. Okay. सबसे पहले the connection in between you and your soul and universe is very important. Okay. ये कैसे होगा? मेडिटेशन से, ध्यान से होगा। ध्यान से हमें एनर्जी मिलती है, हमें शक्ति बढ़ती है अंदर की। और उसके बाद में आप जब आप लिखोगे, क्या पता आपको 10 पेज लिखने की जरूरत भी ना पड़े, वो चीज़ हो जाए। बहुत ज़रूरी मैनिफेस्टेशन के तरीके सीखना, सुन के करना नहीं। सुन के कर के लिख के रख लिया आपने, अलमारी भर लिया, आपकी कबट भर लिया लिख के। अब आपको ये नहीं मालूम इन पन्नों का क्या करना है, ये भी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी देगा। तो जब भी मैनिफेस्टेशन करें, उसके लिए प्रॉपर आप अलाइनमेंट में रहें और सीखें कैसे करना है, मन से ना करें। और इसमें एक मैं वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैनिफेस्टेशन करते हैं, लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये बनना है, तो आपका थॉट जा रहा है यूनिवर्स में। सपोज आपने सोचा कि मुझे तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, इतना बड़ा बंगलो होना चाहिए मेरा, इतनी कार चाहिए, आपने लिख दिया और ये चला गया यूनिवर्स में। यूनिवर्स बहुत बेचारा सीधा सिंपल डिकोड करेगा उसको, इसको तो यही चाहिए, तो वो आपका चाहिए रहेगा, वो कभी हो नहीं पाएगा। समझे आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। इसको और एक्सप्लेन मैं करूँगी। इसको मुझे चाहिए है, मुझे चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए, ये नहीं। आप मैनिफेस्ट करिए, अफर्मेशन लिखिए,
या जो बोलते हैं वो लिखिए, उसको लिखिए कि आप उसको अचीव कर चुके हैं। ठीक है, आपको लिखना चाहिए प्रॉपर फ्रेम करके। मैं ये बन गया हूँ। जी नहीं, डियर यूनिवर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ओके, आई एम ग्रेटफुल टू यू। तो आप जो कई साल बनने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो बन गए हो, यानी आपने जो फ्यूचर को पहले प्रेजेंट में कर दिया, तो आपको प्रेजेंट में अफर्मेशन लिखना है। ओके, फ्यूचर में टालना नहीं, वो टलता रहेगा, कभी बनेगा नहीं आपका। ओके, सो अफर्मेशन के तरीके होते हैं। सेकेंडली, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके, यहाँ पे लाखों तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के। लिखने का है, बोलने का है, एक 369 मेथड है। आपने निकोलस टेस्ला का नाम सुना होगा, उनका भी था। उनका सुनते थे, ऑफिस जाते थे, 3 चक्कर लगाते थे, फिर 6 चक्कर लगाते थे, फिर 9 चक्कर लगाते थे। कुछ भी चीज़ खाते थे वो 3 बार तोड़ते थे उस चीज़ को, या 3 रोटी लेते थे। ऐसा कुछ है उनके बारे में, बिकॉज उन्होंने कितनी बड़ी एक मैकेनिज्म को बनाया है जो आज वर्ल्ड फेमस है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अननोइंगली और नोइंगली 369 को उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। सो मैनिफेस्टेशन करिए, जरूरी करिए, लेकिन पहले जो आपके पास मौजूद है उसके लिए तो ग्रेटफुल, थैंकफुल होइए उस यूनिवर्स के। क्या आपने कभी हर एक सांस के लिए रोज धन्यवाद दिया है यूनिवर्स को? जब भी याद आया, हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप बोले वो सुनेगा। माई डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई ईच एंड एवरी ब्रेथ। ये वो खुश होगा। आप देखिए, किसी को कोई आपको कुछ देता है, पेरेंट्स देता है, आप थैंक यू बोलते हैं, कितने खुश होते हैं। तो वो तो हमारा सबका वो परम पिता परमेश्वर है वो तो उसको मैनिफेस्ट करिए। पहले जो मौजूद है उसको धन्यवाद दीजिए। आप इस एज में हैं, जिंदा हैं हम, और लोग तकलीफ में, हम उनसे आज कहीं ऊँची, इसको धन्यवाद दीजिए। देन आता है सेकेंड पार्ट मैनिफेस्टेशन का। जब आप उसको मैनिफेस्ट करिए कि आपको क्या चाहिए इन अ प्रेजेंट टेंस, कि मैंने अचीव कर लिया। और हमेशा मैनिफेस्टेशन में हमेशा स्टार्टिंग करने के पहले थोड़ा सा चैंटिंग होना चाहिए। आपकी माइंड बॉडी सोल शांत होनी चाहिए, नो थॉट, कोई थॉट नहीं होना चाहिए माइंड के अंदर। उसके बाद में उसको 3 बार पढ़िए। मैं बहुत टेक्निक समझाती हूँ उसको। ग्रेटफुल लास्ट की लाइन्स लिखवाती जो बताती हूँ, दैट इज़ सीक्रेट। जो सीखता है वही बताती हूँ उसको। और उसके बाद थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स के लिए। इट विल 100% वर्क्स। यूनिवर्स जिसके साथ है उसका कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नेवर। आप 369 को थोड़ा सा डिकोड करके बताएंगे प्लीज हमारी? जैसे कि मेरे जो फर्म का नाम है नवी 369। सो नवनीता तो आया है, नवी आया है नवनीता से। ओके, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकली अगर देखें, जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो भी जान जाएंगे कि जो नवी से NAVI सॉरी, उससे जुड़ा हुआ है 369, अलग अलग नहीं है। अच्छा, नवी 369, इट इज़ नॉट नेवी। कई लोग नेवी बोलते, इट इज़ नवी 369। न्यूमोलॉजिकली हम देखें तो ये कंप्लीशन है। अच्छा, मेरा जो अभी आपको आने वाले टाइम में मैं कार्ड भी दिखाऊंगी, मेरा बिजनेस कार्ड भी मैंने बनाया है, कलर भी मैंने रखा है उसका, नाम भी मैंने लिखा है, लोगो भी मेरा है। और बहुत खुशी की बात है कि अभी 1-2 महीने पहले मेरी फॉर्म रजिस्टर्ड भी हो गई है। सो नोबडी विल यूज़ माई नेम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो नाम होता है ना, एक बहुत नाम या कंपनी का नाम या लोगो, ये हमारे जीवन में, हमारे जो आने वाले जो अपकमिंग इवेंट्स के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है न्यूमोलॉजिकली। सो मेरा, चाहे मैं अभी तक फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो नेम फेम जो ईश्वर ने देना था वो मिल गया मुझे। मैं बहुत खुश हूँ इसमें। मुझे एकदम बहुत हाई जाके और नीचे नहीं गिरना है, स्लो चल के अपना काम पूरा करना है। सो नवी 369 इट्स अ कंप्लीशन। मेरे हिसाब से जो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, उसके कंप्लीशन को डिनोट करता है। इसको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। इन द सेंस मेरा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, टिल माई लास्ट ब्रेथ चलता ही रहेगा। चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, चलता रहेगा। डाउनफॉल कभी नहीं आएगा। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना रेस्ट की, तो उस समय मैं रीडिंग्स नहीं करती हूँ। फिर मैं मेडिटेशन में चली जाती हूँ,
बाहर घूमने चली जाती हूँ। हम्म, सो आपका जो 369 का है, हम्म, ये मेरा न्यूमरोलॉजिकली मैंने बनाया है। अब आपका जो क्वेश्चन था उसको वो लेके आती हूँ मैं। हम्म, सॉरी, 369 मतलब 3 + 6 + 9 जोड़िए। 3 + 6 इज इक्वल टू 8, It's 9, 9, और 9 + 9 इक्वल टू 18। 18, अगेन जोड़िए, 1 + 8 इक्वल टू 9. 9 is a very powerful number. It related to the universe power. ये Okay. यूनिवर्स का यूनिवर्सल नंबर है ये। 9. अगर आप 9 के साथ में कोई भी नंबर जोड़िए, सपोज आप 1 2 3 + 9 करिए, 1 + 2 + 3 + 9, क्या हुआ? 6 + 9, 6 + 9, ठीक है। आप 6 + 9 को जोड़िए, 15, 15। सुनिएगा मेरी बात, 1 + 5, 6. तो 9 तो 9 ही रह गया ना। हम्म, 9 को कभी कोई किसी से कंबाइन ही नहीं होता है। ये इट्स सेल्फ पावरफुल नंबर है ये। ओके. हम कहते हैं 108 नाम लो, हम्म, 1 + 1, 108 का क्या हुआ? 1 + 8, 9। सो 9 का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। इसको और मैं क्लियर करती हूँ कि ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता, हम्म, इन्होंने 9 दिनों में, 9 डेज में यूनिवर्सल ब्रह्मांड बना दिया। ओके. नंबर 1। सेकंड, 9 ग्रह होते हैं। हम्म, नवग्रह. प्लूटो को आजकल कहते हैं ड्वार्फ हम्म, प्लेनेट, पर 9 ग्रह होते हैं। हम्म, इसके बाद में 9 रस होते हैं। ओके. जब हिंदी में रस पढ़ते हैं ना, हम्म, 9 रस, नवरस. इसमें क्रोध, लोभ, मोह, करुणा सब रस आते हैं, हम्म, लालच सब कुछ आता है। हम्म, फिर आते हैं 9 रतन, हम्म, 9। 10 रतन कभी सुना आपने? 8 रतन नहीं, हम्म, 9। 9 रत्न होते हैं, हम्म, एमरेल्ड और अपना जो होता है ये टोपैज, पोखराज, ये सारे 9 रत्न हो गए। हम्म, इसके बाद आते हैं हम नौ नौ जो दुर्गा के रूप होते हैं, तो हाँ, देवियाँ. देवी, इनके भी 9 दिन के 9 रूप हो गए। इनको सेलिब्रेट करते हम। छठवां आते हैं नवरात्रे, नवरात्रि हैं। हम्म, सो 9999 ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। ये यूनिवर्स का नंबर है ये। ओके. 1 2 3 4 नहीं कर रहे हैं, 9। और लास्ट में एक चीज़ और बताती हूँ, काउंटिंग स्टार्ट करते 0 to 9। हम्म, 9 के बाद में आता 10। 10. 1 + 0 करके 1 आएगा, हम्म, तो रिपीट हो रहा है, तो काउंटिंग भी 0 से 9 ही होगी। हम्म, सो ये इसलिए जोड़ा है मैंने कि इस नंबर को कोई काट नहीं सकता है। ओके. किसी की ईवल आई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है ओके. जब तक वो साथ है। तो मेरे प्रोफेशन है स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, आध्यात्मिकता की तरफ लोगों को जोड़ने का है। उनको यूनिवर्स के जो मुझे इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं वो उनको डिलीवर करने का काम है। तो इतने अच्छे पवित्र काम के लिए मैंने 369 को ही चूज़ किया है। और ये 369 टेक्निक भी आ गई, निकोलस टेस्ला भी जुड़ गया, ये सब एक कंबाइन है। ये एक अलग ही टॉपिक है, जब हम कभी दोबारा बिल्कुल. रिकॉर्ड करेंगे तो बिल्कुल. फिर मैं सब क्लैरिफाई करूँगी इसको। ओके, ठीक है. सो मैम, कैन वी हैव कार्ड्स? यस, ठीक है. सो मैम, जो टेरो कार्ड होते हैं उनमें जी। कुछ पावरफुल कार्ड्स होते हैं, है ना? मैंने भी थोड़ा बहुत, हमने भी रिसर्च की थी पॉड से पहले, तो इसमें कुछ पावरफुल कार्ड्स जो होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा आप हमको दिखा सकते हैं और बता सकते हैं इनके साइंस क्या होते हैं, क्या कहते हैं? सो टैरो कार्ड में पहले मैं कहना चाहूँगी कि कुछ पावरफुल नहीं, Okay. टैरो कार्ड के सारे कार्ड्स ही पावरफुल हैं। ओके. किसी एक को पावरफुल कहना, किसी एक को कम कहना, ये गलत होगा मेरे लिए। ओके. सो ऑल कार्ड्स आर पावरफुल ओके. एंड कुछ ना कुछ ये अपने अंदर लिए हुए रहते हैं। ओके. सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है द सेकंड इंडियन टैरो, ओके. जिसमें केवल 0 से 21 कार्ड्स होते हैं, ओके. जो कि केवल स्काई एलिमेंट के होते हैं। अच्छा. और जो मेन टैरो जो होता है, हम्म. वो मेन टैरो डेक ये वाला है। ओके. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हम्म. कि 78 कार्ड्स इसके अंदर होते हैं। हम्म. 0 से 21 होते हैं अपने स्काई एलिमेंट Sky के। के। अदर 14 14 14 14 के 4 सेट्स हम्म. वो होते हैं अदर फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट्स के। हम्म. तो सारे के सारे जो कार्ड्स होते हैं, दे ऑल कंबाइनली दे आर 78 कार्ड्स, और जो एक मेन टैरो डेक बनाते हैं। ओके. अब इसमें जो कार्ड्स होते हैं, हम्म.
तो सबसे पावरफुल कार्ड होता है मैजिशियन, सन. दिस इज द कार्ड ऑफ फॉर सन. ओके. सन मीन्स इफ दिस कार्ड अपियर्स इन योर रीडिंग, तो आपका आने वाला टाइम, गुड टाइम आने वाला है. यू विल शाइन लाइक अ सन. ओके. इसके साथ में हम कुछ जो क्वारेंट होता है रीडिंग के दौरान को बताते हैं कि आपकी ये टाइम इस टाइम पे आने वाला है. इस ड्यूरेशन में आपका टाइम आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और इतने तक रहेगा. अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो रेमेडीज को, तो आपका आगे तक बना रहेगा. ओके. हर इंसान के जीवन में अच्छा टाइम बुरा टाइम आता ज़रूर है. ओके. लॉसेस का भी आता है और एक आगे बढ़ने का भी, सक्सेस का भी आता है. हम्म. तो सन पावरफुल हो गया इसमें. और अगर हम चलते हैं तो ये पेज ऑफ सॉर्ड्स. देखिए, मैं एक एक कार्ड नहीं बता सकती, मैं इनको कलेक्टिवली बता सकती हूँ आपको. जैसे सॉर्ड्स आते हैं, तो सॉर्ड्स मतलब तलवार. तलवार जो होती है, तलवार से क्या होता है कि ये आपके बिहेवियर को डिनोट करता है, या आपके साथ क्या क्या होने वाला है, या क्या क्या चीज़ों को आप लॉस करने वाले हैं. बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. और इट वेराइज टू क्वारेंट. ओके. ऐसे इसमें आता है पेंटिकल्स का. पेंटिकल्स मतलब पैसे से जुड़ा हुआ. तो आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपका करियर के से जुड़ा हुआ आता है. सॉर्ड आ गया, पेंटिकल्स आ गया. इसके बाद में मैं लेती हूँ नेक्स्ट. अब जैसे ये कार्ड आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो इसके अलग मीनिंग होते हैं कि आपकी लाइफ में अगर ये फ्यूचर में आता है तो आने वाले टाइम में आपका नुकसान आने वाला है. और अगर ये आ गया तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं आपके लॉसेस से अब जो आपका जो टफ साइकिल लाइफ की, वो एंड होने वाली है और आपका अच्छा टाइम आने वाला है. इसके अलावा ऐसे पावरफुल कार्ड है जस्टिस. जैसे एक जस्टिस कैसे न्याय करता है, दोनों पहलू पक्ष के सुन के, दोनों वकीलों का सुन के, ऐसे जस्टिस कार्ड आता है. ऐसे कार्ड आता है कप्स का. ये इमोशंस, कप्स मतलब वाटर, ये वाटर को डिनोट करता है. वाटर से हम दुखी होते तो रोते हैं, खुश होते तो हम रोते हैं. इमोशंस को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बहुत तरह से करते हैं. गुस्से में भी करते हैं, प्यार में भी करते हैं, और हर तरह से. सो ये इमोशंस का कार्ड आ गया है. और एक कार्ड रह गया है वॉन्ट्स का. तो इनके 14 के सेट में थे. कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो पावरफुल होते हैं. ये कह सकते हैं कि पावरफुल तो सारे हैं, और कुछ हैं जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आंसर्स लिए हुए आपकी लाइफ के लिए. तो ये 8 ऑफ वॉन्ड से बहुत अच्छा कार्ड है. ये भी आपको अब्रॉड जाने का भी हो सकता है. बहुत चीज़ें इसके मीनिंग्स हैं. इस तरह से ये सारे के सारे होंगे. अब जैसे मून का कार्ड आ गया, यह आ गया हमारा इसका एलिमेंट्स जुड़ा हुआ मून का कार्ड. तो मून कार्ड यानी आपका मून खराब है और आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से. तो ये मैं वर्ड टू वर्ड नहीं समझा सकती हूँ. आई कैन फील, आई कैन सेंस इट, एंड देन आई विल डिलीवर टू द क्वारेंट. So all cards from my side, they are having their special importance and as well as their special meaning of each and every individual's life. और रेमेडीज किस तरीके की होती हैं? रेमेडीज देखिए, जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो उसके पहले आई विल डू सम रिचुअल्स. आई कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड जो पर्सन्स जो उसकी एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ, वेदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन, बोथ रीडिंग्स. लोगों का क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन रीडिंग में कैसे कनेक्ट होते हो. तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि मैं इसका आंसर नहीं है. दूर बैठे इंसान की भी रीडिंग में एक्यूरेट कर देती हूँ. तो उसने कुछ दिया है जो मुझे भी नहीं मालूम कैसे दे दिया. उसने मुझे इस लायक समझा है, तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, कि जो मेरे को अच्छे काम की तरफ लेके गए. और दिस इज़ माई सोल पर्पस. सो जो रेमेडीज़ और जो सॉल्यूशंस होते हैं, मैं रीडिंग करने बैठती हूँ रिचुअल्स करने के बाद में. उसके ही साथ में मैं फिर आई कैन सेंस, आई कैन सी कि उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे सेंस जो आता है. इसमें मुझे बस ये जानना है कि किस तरीके के रेमेडीज़ होते हैं. लाइक अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें मान लो कि आपको बोला जाएगा कि
आपको रोज दूध चढ़ाना है या जल चढ़ाना है शिव जी पे, जी जी। तो इसी तरीके की रेमेडीज होती हैं या फिर इसकी अलग रेमेडीज होती हैं? कुछ ऐसी भी होती हैं, बट वो ऐसी इजीली रहती हैं जो आप अपने ऑफिस से बैठे कर सकते हैं। ओके जब आप एकदम नहाए धोए रहें, जब हम्म, आप घर में भी कर सकते हैं, ओके आप ट्रैवलिंग के दौरान कहीं रुके हैं हम्म, वहाँ भी कर सकते हैं। ओके बहुत इजी रेमेडीज़ हैं। ओके सन की रेमेडीज़ है तो सन की रेमेडी दूंगी मैं, जो भी आती हैं, पर सन की एक रेमेडी नहीं, बहुत सारी रेमेडीज़ आती हैं, एटलीस्ट 5 to 6 होती हैं। साथ में मैं अपनी एक ऑन फ्रेम खुद की बनाई हुई प्रार्थना रहती हूँ जो आपको सिखाती हूँ कैसे करना है, और उसको आप अगर डेली करते हैं तो आप इजीली यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। अच्छा उस प्रार्थना, उस प्रेयर के बाद में आप मेडिटेशन कीजिए, 100% आपका ध्यान लगेगा। इट्स माई गारंटी। और मेडिटेशन के दौरान मैं कभी ये नहीं कहती कि फोकस ऑन अ थर्ड आई, फोकस ये सोचो वो सोचो, मन के अंदर बनाओ, नो। एक सिंपल इंसान कैसा होता है, नॉर्मल, जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने सिंपल मेथड से ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रही हूँ, ईश्वर की जो आध्यात्मिकता की तरफ जा पा रही हूँ, वही मैं लोगों को सिखाती हूँ। तो मैं वही रेमेडीज देती हूँ। मुझे मालूम है कि ये आदमी यही करेगा, अगर मैं रिटर्न रेमेडीज दूँगी तो वो नहीं कर पाएगा, उसका नेगेटिव जाएगा। तो आई कैन सेंस बिफोर द रीडिंग और ड्यूरिंग द रीडिंग कि ये रेमेडीज इसके लिए आ रही है, और वन बाय वन मैं इसको डिलीवर करती हूँ, सिखाती हूँ उसको। एक बार में सीख जाते, कई बार दोबारा आते हैं सीखने के लिए कि नहीं हो पा रहा, और कॉल भी करते हैं। देन वो रेमेडीज़ करने से 100% वो चीज़ होती है। तो कुछ रेमेडीज़ मेरे जो पंडित बताते हैं वो भी होती हैं, वेरी शॉर्ट रेमेडीज़, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको जयपुर से बाहर जाके उस जगह प्रॉपर जगह जाना, इतने लाखों का दान करना, ये रेमेडीज़ नहीं देती मैं कभी भी। ओके वेरी सिंपल इजी रेमेडीज़, वन कैन डू दैट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके यहाँ पे मैं बहुत सारे कार्ड्स देख रहा हूँ, तो ये किस किस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? At present I am having more than I think 15-16 card decks I am having, ओके so I am not using all the decks, ओके sorry. So in decks में क्या होता है कि I will use in my reading the second Indian tarot, इसमें कि केवल 22 कार्ड्स हैं इसका एलिमेंट के। ओके इनको फिर क्लैरिफाई करती हूँ इस मेन टैरो डेक से, इस वाले से। ओके और कुछ मेरी मेथड्स हैं अलग अलग, वो मैं उसी के दौरान करती हूँ। Okay. सो आई विल डू द टैरो सेशन विद दिस 2 decks, Okay. समटाइम्स ओनली विद दिस डेक, इस डेक से भी कर लेती हूँ, ओके और कभी कभी 2-4 कार्ड से भी सेशन होता है मेरा। ओके सो एक सेशन में मैं ये यूज़ करती हूँ डेक्स। इसके बाद में मैं लेती हूँ मूनोलॉजी। ओके मूनोलॉजी ये जुड़ा हुआ है मून से, ठीक है जो भी कुछ इस कार्ड में आएगा, सेम थिंग मैं आफ्टर माई चैंटिंग आई विल रिकॉल करती हूँ जिसका, ईश्वर का, और सामने वाले से कनेक्ट कराती हूँ, टच कराती हूँ। देन उसकी एनर्जी से मैं अपनी कार्ड कनेक्ट करती हूँ। देन जो कार्ड्स निकलेंगे वो बोलती हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल। दिस इज एंजल्स गाइडेंस। एंजल गाइडेंस जो है, एंजल आंसर्स हैं जो हम, मेरा बिलीव है, लोग सोचते हैं कि जो भूत प्रेत है वो एंजल्स हैं, ये एंजल्स, नो। हर किसी के साथ में दिव्य शक्ति भी होती हैं। Okay. हम कई बार गिर जाते हैं लेकिन हम बाल बाल बच जाते हैं, होता है कई बार, बिल्कुल कुछ चीज़ गिरी लेकिन हम बच गए। तो कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कौन है? कोई ना कोई एनर्जी है, वो गुड एनर्जीज है ये। तो ऐसे ही मैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने यूनिकॉर्न्स लगा रखे, तो मेरा मानना है, जो मेरा बिलीव है कि ये प्यारे टाइनी क्रिएचर्स, ये मैं यूनिकॉर्न देखा नहीं कभी, ये मेरा बिलीव है कि ये टाइनी क्रिएचर्स हैं, ये एंजल्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो मेरे एंजल्स हैं, वो इसके द्वारा आपको गाइडेंस देंगे। ओके और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जिसके जो गाइडेंस आया वो उसके लिए सच ही आया है। मैं क्वारंट से पूछती हूँ कि अगर आपके लिए कुछ मैंने गलत बोला तो बताइए, गलत इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा कभी आया ही नहीं है। तो इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत कहते हैं ना कि सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो ये गाइडेंस है, तो ये 2 तो टैरो रीडिंग के लिए यूज़ करती हूँ, कभी एक से कभी दोनों से, बाकी अदर आपको गाइडेंस के लिए है। ओके डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। कभी कभी मैं 4 डेक्स ही करती हूँ कंप्लीट रीडिंग, कभी 5 से, मोस्टली मैं 5 डेक्स से करती हूँ, कभी 7 से, कभी 11 से। Okay. वो बड़ी रीडिंग होती है, बड़ा सेशन होता है। Okay. वो बहुत रेयर होता है। अच्छा। आई थिंक 1 इंडिविजुअल के लिए 5 डेक्स सफिशिएंट है।
ओके. इतने से मुझे पूरा मालूम चल जाता है. सामने वाले को एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि टैरो सेशन ये नहीं कि मैंने अमाउंट लिया, रीडिंग करी, देन डन. नो. अगर मैंने कहा 1 घंटा है, अगर वो 1.5-2 घंटे भी लगा तो मैं पूरा टाइम देती हूँ. वो तो सामने वाला सेटिस्फाई होना चाहिए. उसके पहले मैं सेटिस्फाई होंगी जब भी मैं रीडिंग को बंद करती हूँ. ओके. सो दिस इज़ द सेकेंड ट्रूथ ऑफ माई टैरो रीडिंग्स. ओके मैम, हम पर्सनल में तो मैंने देखा है, ठीक है, जी. टैरो रीडिंग्स हो रही हैं, होती हैं. क्या आपके केस में ऐसा हुआ है कि आपने किसी पूरे कॉर्पोरेट को रीड किया हो या किसी फर्म को, या फिर ऐसा हो सकता है क्या? एक फर्म के लिए पूरा हाँ. कलेक्टिवली या कलेक्टिवली फर्म के लिए तो मैंने ऐसा सच कभी नहीं किया, क्योंकि एक कॉर्पोरेट एक फर्म में बहुत लोग काम करते हैं. उस फर्म के अगर ऑनर ने मुझसे रीडिंग कराई इस फर्म के लिए तो मैंने रीडिंग करी है. ओके. वो इंडिविजुअल रीडिंग होती है. अगर उसने कहा है कि इस कंपनी में मुझे एक ऐड ऑन करना है, ये करूँ कि नहीं करूँ, तो कई बार ऐसा हुआ है. मुंबई के काफ़ी क्लाइंट रह चुके हैं मेरे, दुबई से भी रह चुके हैं, कि मैंने कहा यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन. ओके. आपकी कंपनी लॉस में जाएगी, यू कैन डू दिस. और मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर जब स्पेंड करते हैं मनी किसी चीज़ में, तो एक इतना लिटिल अमाउंट ऑफ मनी से स्टार्ट करिए. किसी के देखा देखी में ढेर सारा अमाउंट ना लगाइए, उसका लॉस आप झेल ही नहीं पाएंगे फिर. सो ऐसा हुआ है, कई बार रीडिंग्स हुई हैं जो कंपनीज के लिए, जो उनके ऑनर्स है, CEO हैं या CFO हैं, उन्होंने करवाई है. सो उनका तो लाइव पढ़ा साथ में कंपनी का क्वेश्चन भी मैंने उसमें लिया है. ओके. सो अभी तक बेनिफिट है, वो लोग उनको फ़ायदा है इससे. ओके. Why are you using this purple color, purple cloth? सॉरी. मेरा मानना है कि ब्लू और जो वाइट मिलके, रेड और ब्लू मिलके थोड़ा सा वाइट मिला के ये कलर बनता है पर्पल. अगर हम कभी देखें इमेज, तो सोल्ड का कलर जो बताते हैं एक पर्पलिश कलर होता है, वाइट पर्पलिश लिया हुआ कलर. तो ये कलर एक प्योरिटी को इंडिकेट करता है. ओके. रेड को देखें तो रेड इज अ हाई कंटेंट, हाई एनर्जी. Yeah. वाइट देखें तो वाइट बिल्कुल स्टेब्लिश, शांत है. Subtle. ब्लैक तो ब्लैक अट्रैक्ट, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. सो पर्पल कलर लोग यूज़ अलग कलर्स भी करते हैं, बट आई प्रेफर यूज़ ऑफ पर्पल कलर, क्योंकि जो एक सोल की प्योरिटी को शो करता है. ओके. तो मेरा काम है मेरे सोल प्योर होनी चाहिए, नंबर 1. सेकंड, मेरा काम भी अच्छा रहे, प्योर रहे, इसके लिए मैं ये कलर यूज़ करती हूँ. ओके. ब्यूटीफुल मैम. और एक और ऐड करना चाहती हूँ कि मैं ये फायर एलिमेंट क्यों रखती हूँ. सो ये हमको मालूम है कि अग्नि से पवित्र कुछ भी नहीं है. हम सभी को एक समय के बाद में, अपना लाइफ स्पैन जीने के बाद में, पंच महाभूत में विलीन होना है. एज पर हिंदुइज्म हमको इसी में विलीन होना है. तो ये इसलिए रखते हो साक्ष्य के रूप में कि इसके आगे, अग्निदेव के आगे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इसमें मेरा कोई छल, कोई कपट, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं है. इट इज़ प्योर रीडिंग. जो कुछ दिख रहा है वही बोलना है, जो कोई मैसेज देना है वही देना है, जो कुछ रीडिंग्स और सॉल्यूशंस देने हैं, रेमेडीज़ देनी है रीडिंग के बाद में, वही आपको डिलीवर करनी है. मैम, टैरो कार्ड रीडिंग ने आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया है, बेनिफिट किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. मैं नवनीता शर्मा काफ़ी साल टीचिंग जॉब में भी रही, सब रही, प्रेडिक्शन भी करती थी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं. बट जब मैंने कुछ सालों से, लास्ट 10-11 ईयर्स से मैंने टैरो कार्ड स्टार्ट किया है, सो मुझे ईश्वर ने बिना कोई मेहनत की, काम मैंने यही कर्म किया है, पर मेरा आज जयपुर में नाम है, ग्लोबली लोग मुझे जानते हैं, नेम मिला है, थोड़ा बहुत कुछ फेम मिला है, और हाँ, सबसे बड़ा पहलू मिला है कि जो नीडी लोग होते हैं ना, उनको देने के लिए मुझे अमाउंट मिलता है. वॉट एवर आई एम अर्निंग, जो मुझे कुछ मिला है, जो भी मुझे फीसेस मेरी जो लेती हूँ, उसका मैं कुछ 40 to 50% जो होता है वो मैं अलग रखती हूँ. दैट इज़ नॉट फॉर माई यूज़. मैं चैरिटी ऐसी, नॉट इन NGOs, नो. वहाँ तो बहुत लोग देंगे, ऐसी जगह जहाँ रियल में किसी को ज़रूरत है वहाँ मैं देती हूँ.
सो कहना चाहिए कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी को कुछ देना है या दान करना है, धर्म करना है, पुण्य कमाना है तो मैं किसी से हस्बैंड से मांगूँ या बेटे से मांगूँ। नो, ईश्वर ने मुझे एक माध्यम दे दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ इस माध्यम से कि मैं अपनी इस तपस्या के साथ में लोगों की कुछ हद तक ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। क्योंकि जो अगर हमको ईश्वर ने इस काबिल बनाया है तो हमको कहीं ना कहीं चैरिटी करना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगी मैं कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो खूब अच्छा कमा रहे हैं लेकिन वो 1 रुपये भी खर्च नहीं करते हैं, कभी नहीं। एक टाइम के बाद उनका डाउनफॉल बहुत बुरी तरह से आता है, वो ख़त्म से जाते हैं, नेम फेम सब चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए एक सोचिए कि एक वैसल है सॉरी, वैसल में आपने पैसा कमा कमा के भर दिया, ओके, कवर ऊपर तक भर गया, अब डालते जा रहे हो आप तो क्या हो रहा है, पैसा बाहर गिर रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, बाहर गिर रहा है तो इट मीन्स ये वेस्ट जा रहा है, या तो आपकी बीमारियों में जा रहा है, या एक्स्ट्रा खर्चेज में जा रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में जा रहा है, फिजूल खर्ची में, अननेसेसरी शॉपिंग्स में जा रहा है, मतलब वो पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, व्यूअर्स को भी और आपको भी, कि आप ज़रूरी नहीं कि आप अगर 5,000 कमाते तो आप 4,000 खर्च कर दो। नो, 5,000 में से आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये अलग निकाल के किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। और दान का भी कुछ नियम होते हैं। आपने अगर 50 रुपये निकाले, अपने सर्वेंट को दे दिए कि जाके तो उसको दान दिया, तो वो उसके खाते में पुण्य लिखा जाएगा, पैसा आपका होगा, कमाया, दिया किसने, तो अपने कर्म हमको अपने हाथों से करना है। ओके। तो कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अगर 2 एप्पल भी हैं आपके पास, 1 एप्पल दे दीजिए किसी को। जब वो मेरे साथ हुआ है ये चीज़, मैं किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रही थी और मेरा घर जौहरी बाज़ार में है, वहाँ से हम सागर गेट से बाहर निकलना था। तो मैं जैसे ही सागर गेट की ट्रैफिक लाइट पर रुकी हुई थी तो मेरे पास कुछ एक सेब रखे हुए थे। हम लोग कहीं जयपुर से बाहर जा रहे थे बहुत ज़रूरी काम के लिए, तो मेरे मन में एकदम आया, मैंने उसमें से 4 सेब निकाले और बच्चे थे छोटे छोटे से, तो उनको दे दिए। मांगने आए थे वो लोग, वो पैसा ऐसा मांग रहे थे तो मैंने दिया। तो मेरे सामने एक बच्चे ने जो बाइट लिया उसका एप्पल का, वहीं खड़े खड़े जो उसकी यहाँ से गया, तो मैंने उसको देखा ध्यान से कि ना तो उसने मुझे ब्लेसिंग दी ना कुछ दी, लेकिन उसकी जो अंदर से जो तृप्ति हुई होगी ना खाने से, वो ईश्वर देख रहा है, वो मैंने फील किया। तो हमारे वैसल को हमेशा भरा रहे, इसके लिए टाइम टाइम पे हमको दान पुण्य करना चाहिए। देखा देखी नहीं करना कि उसने 10,000 है तो मैं भी 10,000 के 20,000 दूंगा। नो, यहाँ से कनेक्ट होके दिल जो करे वो दान दीजिए। सो जो चैरिटी में करती हूँ, ये एक मुझे अच्छे कर्म से कमा के मैं करती हूँ। तो ईश्वर ने अभी किसी के सामने मुझे हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया। तो मैम, आज के टाइम में, इस डिजिटल एज में, आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू एंड थ्रू जूम मीटिंग्स? आप ऑनलाइन भी सेशंस लेते हैं? हाँ, मैं जयपुर से बाहर के और इंडिया से बाहर के लोगों के लिए, मोस्टली इसमें इंडियंस ही होते हैं, वो फॉरेनर से कनेक्ट कराते हैं। सो मैं जूम मीटिंग से और या व्हाट्सएप से करती हूँ। अब दुबई में व्हाट्सएप नहीं चलता है, तो उनका दूसरी कोई ऐप है उसके थ्रू कनेक्ट करती हूँ। मैंने एसपी कंपनी दुबई में जो उनके वहाँ के जो मैनेजर हैं उनकी भी रीडिंग करी हुई है, एंड काफ़ी फ्रूटफुल रही है वो रीडिंग भी, और बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स रही हैं। मैम, आपके कुछ अचीवमेंट्स, द अवार्ड्स यू वॉन, ओके, बताइए। अवार्ड्स मुझे ये भी मेरा ही प्रेडिक्शन था मेरे लिए। मैं अपने लिए कभी टैरो कार्ड्स नहीं लेती। कभी मुझे बहुत ज़रूरत होती है, कभी रेयर, शायद 1 या 2 बार मैंने एंजल गाइडेंस ज़रूर लिया है, बाकी मुझे मेरे लिए नीड नहीं होती है कि वो सब साथ है मेरे, और अच्छा ही अच्छा होता है। सो मैंने प्रेडिक्ट किया था इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2023 मेरे सन और डॉटर इन लॉ को, कि आने वाला टाइम मेरा अप्रैल के बाद का ये नेम फेम लेके आएगा, और मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट लोगों को अखबार में भी मेरा नाम आएगा। एक स्टार होता है, थोड़ा सा स्टार चमक जाता है नाम जो, वो मुझे मिलने वाला है। मेरा सन टाइम आ गया है, और ऐसा ही हुआ। मुझे ना तो मुझे कहीं जाना पड़ा, तो 20 मई को मुझे पहला अवार्ड मिला इस साल का, दैट इज़ जीवन जागृति फाउंडेशन की तरफ से,
मिस्टर शंकर सैनी ने अवार्ड दिया, ओके। राजस्थान आइकॉन अवार्ड। और उसके बाद में दैनिक भास्कर में मेरे बारे में काफ़ी छपा भी है। ओके। फिर सेकंड अवार्ड मुझे मिला है 7 जुलाई को 2023 में ही, एक विदा वुमेन ऑफ राजस्थान की तरफ से, जो हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है सोनू सूद जी, उनको हाथ से मिला है। उसके बाद में फिर एक महीने बाद नेक्स्ट सितंबर में मुझे मिला है, अगस्त के बाद सितंबर में, दैट इज़ शिल्पा शेट्टी जी, उनके हाथ से मुझे मिला। वो भी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी में आती हैं। और उसके बाद में अभी मुझे 4th अवार्ड मिला है, एक डेढ़ महीने पहले ही मिला है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये मुझे मिला है अपनी जो एक्ट्रेस संगीता बिजलानी जी, इला अरुण जी, और भी 2-3 सेलिब्रिटीज़ थे, वोटवा की तरफ से मिला है, वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड। सो ये 1 by 1 4 अवार्ड मिलना, ये मेरे लिए एक बहुत, कहते हैं ना कि बहुत बड़ी आशीर्वाद है, बड़ा जो ईश्वर ने मुझे दिया है। जो इससे रेगुलर मेरा न्यूज़पेपर में भी नाम आया है, तो न्यूज़पेपर पढ़ के लोगों ने कहीं ना कहीं से मुझसे अप्रोच किया है। जबकि मैं इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक यूज़ नहीं करती हूँ, ना तो मेरा कोई पब्लिसिटी का कोई दूसरा माध्यम है। वो लोग कनेक्ट करें, और शायद जयपुर में सभी लोग मुझे जानते हैं, जयपुर के बाहर के लोग भी जानते हैं। तो अब आने वाले टाइम में मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ ही मिलके अपनी, शायद इस पॉडकास्ट से भी, इंटरव्यू से भी लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। बिल्कुल। ऑल्दो मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा है, पर वन टाइम इफ़ यू स्पेंड, यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सेल्फ। और उसके बाद में आपको कोई पे नहीं करना, ना किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, ना ही किसी दूसरे टैरो रीडर के पास जाना है, इवन ना ही मेरे पास दोबारा आना है रीडिंग के लिए। नो, एक बार रीडिंग डन हुई, उसके बाद कभी आपको ज़रूरत नहीं है। रेमेडीज़ के लिए यू आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कितनी बार मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आई विल गाइड यू, आई एम हियर टिल माई लास्ट ब्रेथ। ओके मैम, एनीथिंग यू वांट टू कंक्लूड जो आप बताना चाहते हो व्यूअर्स को? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैंने मेरे जीवन में सीखा है, आज हम स्कूल्स में, आप भी पढ़े हुए, पढ़ाई करके, स्टडी करके, और मैं भी, और हाँ व्यूअर्स भी, हर कोई एक स्कूल का सफ़र जी चुका है। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो मॉर्निंग में हम क्या करते थे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मैंने अपने बेटे को सिखाया है। और मेरा बेटा आज एरिक्सन में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे है, बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी भागदौड़ के, इजीली उसने अपने ये जो मुकाम हासिल किया है। सो नंबर 1 चीज़ है कि स्पेशली मैं अगर जो व्यूअर्स से पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे छोटे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि उनको यूनिवर्स से कनेक्ट करना सिखाइए, मदर अर्थ से कनेक्ट करना सिखाइए, मदर नेचर से कनेक्ट करना सिखाइए। अन्न हम जब खाते तो हम कहते हैं ना, प्रार्थना करो, उस प्रार्थना को करना सिखाइए। फिर इसके बाद में हर एक चीज़ जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं, जो ग्राउंडेड करे। आज हम मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 23, 40, 45, 50 मंजिला, हम अर्थ से कितना दूर चले गए हैं। तो आप रहिए ऊपर, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए। दूसरी टिप मेरी आपके लिए है कि आप भी और अपने बच्चों को लेके एटलीस्ट 15 से 30 मिनट नंगे पैर ज़मीन पे रहिए, नीचे आके, जो नीचे ग्राउंड है, जो रोड, आपका जो ग्रास है, गार्डन है, मिट्टी है, आप 15 से 30 सेकंड यानी आधा घंटा भी रहते हैं ना, तो आप ग्राउंडेड होते हैं। जब हम ग्राउंडेड होते हैं तो हमको आगे सक्सेस, अचीवमेंट्स मिलते हैं। हमको हर कोई इतना सा, इसीलिए हमको हिला नहीं सकता है। फिर सबसे इनसे 3rd नंबर पे, लेकिन बहुत ही अहम चीज़ है, हर एक सांस के लिए जितनी बार आपको याद आए, नींद आ रही तब भी, सांस आ रही, सांस को ऑब्जर्व करिए अपनी, कि सांस आ रही। आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, कभी किया आपने ऑब्जर्व? कभी आई वाज इनटू दिस की ध्यान लगाना ये सब, लेकिन अगर आप निरंतर रेगुलरली सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, उसको अनुभव कीजिए, इसकी अनुभूति कीजिए कि सांस अंदर आ रही है, मेरी हर एक कोशिकाओं में जा रही है, मेरे शरीर के हर एक अंग में जा रही है, उसको ऊर्जा दे रही है, तो वो सांस भी वो काम करेगी। बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप ये पानी है, इसको भी उसी भाव से पिएंगे ना, तो वो वही आपकी बॉडी में रिएक्शन देगा, वो चीज़ करेगा। आप खाना खा रहे हैं,
अगर आपने अन्न को प्रणाम किया है तो वह ना आपको हेल्दी रखेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हम जिंदगी बहुत जीते हैं, मूवीज़ भी देखें, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। और विदेशी लोग जो हैं, वेस्टर्न कल्चर्स, वो लोग इसको अपनाते जा रहे हैं। जितना हम कृष्ण की भक्ति करते हैं वो भी इतनी उससे ज़्यादा करते हैं। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन करना चाहिए। आपको मेडिटेशन नहीं आ रहा, कोई सिखाने वाला नहीं, डजंट मैटर। आपको कोई भजन अच्छा लगता है, कोई आपको नॉर्मल म्यूज़िक अच्छा लगता है, मॉर्निंग म्यूज़िक होता है, फ्लूट म्यूज़िक हो गया, या कोई डिवाइन म्यूज़िक होता है, कुछ नहीं तो जो आरती के टाइम का होता है ना, जो ढोल नगाड़े की आवाज़ होती है, महाकाल की आरती का म्यूज़िक है, वो सबको अट्रैक्ट करता है। कुछ नहीं तो वही लगा लिया, नहीं तो नेचर का या फिर झरने के पानी का कुछ भी आपने लगा लिया जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, इरिटेट नहीं कर रहा। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे आप, चुपचाप से बैठ के बस सुन के मौन रहिए आँख बंद करके। वो एक जो शांति देगा ना आपको, वो एक परम आनंद की अनुभूति होती है, मेरे जीवन में तो होती है। You are running this business Navi 369. So you are running this as a serious business or just to help as many people as you can? सो नवी 369 को मैं बिजनेस नहीं बोलूँगी, Okay. इट इज़ अ सर्विस। Okay. सी सो सर्विस में दे रही हूँ। दिस इज़ माई सोल मिशन, सोल पर्पस, टू कनेक्ट एज मच एज पॉसिबल, जो जितना हो सकता है उनको जोड़ूँ मैं यूनिवर्स से, Okay. जितना हो सके उनको जोड़ूँ मैं मदर अर्थ से, जितना हो सके उनको जोड़ूँ मैं मदर नेचर से, जितना हो सके उन्हें जोड़ूँ मैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से। ये मेरा सोल मिशन है। और ईश्वर सोल मिशन यही देता है लोगों को, डू गुड फॉर अदर्स, चैरिटी करिए, दान करिए, सेवा कीजिए। तो ये मेरी सेवा है। हाँ, कुछ सालों से मैं इसमें अर्न कर रही हूँ, जो मैं एज अ कुछ परसेंट मेरा रख के बाकी सब देती हूँ। सो दिस इज़ माई सोल मिशन, मेरी सोल जर्नी का एक अहम हिस्सा है। और यस, इसको मैं सीरियसली करती हूँ। मैं फेक रीडिंग्स नहीं करूँगी कभी लाइफ में। कभी होता ना कलेक्टिवली रीडिंग 2 पर्सन की एक साथ रीडिंग साथ में करना, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं कभी नहीं लाइफ में करूँगी, ना आज, ना आने वाले निकट भविष्य में, ना आने वाले कभी भी समय में। इंडिविजुअल रीडिंग करूँगी, जो कि बहुत सीरियसली होती है, क्योंकि एक इंसान आपके पास आया है अपनी तकलीफ लेके, तो आपको उसको सीरियसली ही लेना है, नॉट एज अ बिजनेस, नॉट एज अ पैसा, नॉट एज अ अदर थिंग। तो आप उसको जब तक गाइड नहीं करेंगे तो वो कैसे जीवन का गाइडेंस ले पाएगा, आगे समझ पाएगा, आप पे भरोसा कैसे कर पाएगा। इसमें ट्रस्ट बहुत, एक फेथ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ माई सीरियस सर्विस टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। और दिस इज़ ऑल्सो माई सोल मिशन, सोल पर्पस। यही मेरे जीवन का है। इसके अलावा मैं अपने, चाहे वो शंकर भगवान हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, माता रानी हो, लड्डू गोपाल या कृष्ण जी हो, एक ही बात है। ये सब मेरे लिए एक है। और इसमें एक और चीज़ जोड़ दूँ मैं, अगर आपके पास समय है तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कॉइन देखूँ, कॉइन के 2 पल्लू होते हैं, बिल्कुल। हेड और टेल, चित और पट। गॉट इट? सो कॉइन में क्या होता है, शंकर भगवान और विष्णु भगवान, एक सिक्के के 2 पहलू, दोनों एक ही हैं। ना तो आपको विष्णु भगवान के माता पिता के बारे में मालूम है, सुना कभी आपने, ना कभी शंकर भगवान शिव जी के। सो ये ऐसे पावर्स, ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जो मैंने सीखा है, समझा है, जो मेरे अंदर का अंतर्मन इसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है, कि शंकर भगवान यानी शिव जी बसते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं विष्णु भगवान का, और विष्णु भगवान ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं शिव जी का। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने भगवान को देखा नहीं है, ना आपने देखा है, बट अगर हम एनर्जी पे बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो सोचिए कि जब वो दोनों सृष्टि के
पालनहार Yeah. विष्णु जी, शस्त्री के संहारक और संभालने वाले शिव जी, ये एक दूसरे को भजते हैं, ध्यान करते हैं। तो सोचिए कि उनके पास तो क्या ही कमी है, कुछ ही कमी नहीं है, लेकिन हमको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी करना। आप अगर लग्जरियस लाइफ जी रहे हो तो भी मेडिटेशन ज़रूरी है। आप पथ भ्रमित हो रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, गलत संगति में जा रहे हो, कहीं जाओ, तभी आपको मेडिटेशन आपको रोक के रखेगा। तो ये बहुत अहम हिस्सा है, ज़रूरी। मैम, यू आर डूइंग ए वेरी ग्रेट थिंग, चेंजिंग you. पीपल्स लाइफ। आप ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा। एंड इस जर्नी में जहाँ तक जिस भी तरीके से हम आपका साथ देंगे, जहाँ तक आपकी हेल्प कर सकते हैं हम वो करेंगे। आप हमको बिल्कुल। कभी भी याद कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स और ये सारी इनक्रेडिबल चीज़ें जो आप कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू मैम, आप यहाँ पे आए, अपना टाइम निकाल के आपने हमको दिया। थैंक यू। लास्ट 2 लाइन में बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला इंटरव्यू पॉडकास्ट है और इट वाज माय ड्रीम। मैं अपने घर में बोलती थी कि कभी रील्स में देखते हैं ना हम लोगों का, तो मैं सोचती कि मैं भी कभी अपने व्यूज़ शेयर करूँ, मैं कभी ऐसा मौका मिले। तो ये इट इज़ अ ट्रुथ, मुझे आना नहीं पड़ा, ना मुझे सर्च करना पड़ा, ऑटोमेटिक यहाँ से मेरे पास इन्विटेशन आया कि आपका पॉडकास्ट शूट होने वाला है हमारे स्टूडियो में, सो प्लीज़ डू कम। सो DIDM, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ एंड मेरी ब्लेसिंग से कि ईश्वर आपको बहुत ग्रोथ दे कि आपने मुझे मेरा जीवन का पहला इंटरव्यू पॉडकास्ट आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर अस ऑल्सो मैम। थैंक थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वेरी सक्सेसफुली। यू।